अभी जो है विकास जायसवाल भैया ने अच्छा काम करना शुरू कर दिया एक और। हम्म। वो राजस्थान में एक विकास पूरा का पूरा जायसवाल को। जी, एक अच्छा, पूरा का पूरा ठीक है पहाड़ ठीक बचा रहे हैं और उस पे है। अब वो प्लांटेशन करेंगे, तो उनके लिए देसी बीज का जुगाड़ कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं वो, वहीं चित्तौड़ में ही? चित्तौड़गढ़ और उदयपुर के बीच में है कहीं पे लोकेशन का। उसके माइनिंग भी शुरू होने वाली थी, उसके लिए माइनिंग रुकवाई है हम्म उन्होंने वहाँ पे। और अब उस पे प्लांटेशन शुरू करेंगे। हम्म। जी। अभी 3 मिनट और है, 8 बजे से लोग जुड़ पाएंगे मेरे ख्याल से। अजीत भाई, आपसे अभी तक परिचय नहीं है, तो अगर चेहरा दिखा पाए और अपने बारे में कुछ बताए तो अच्छा होगा। जी। जी नमस्ते। नमस्कार जी भैया। हाँ, हम बिहार से हैं। जी। जी भैया। जी। अभी क्या करते हैं भैया आप? ऐसे तो बिजनेस है हमारा। जी। हाँ, 4-5 मई को ट्रेनिंग लिए थे, जी। उतना जी भैया। क्लियर हो नहीं पाया। ऑफलाइन का कोई सुविधा नहीं है क्या? ऑफलाइन जब भविष्य में होगा तब होगा ही, लेकिन आप फिर कोशिश कीजिएगा, अभी जो 15-16 वाला रहेगा ना उसमें आप रिपीट रखिएगा अपना। हो जाएगा उसमें, है ना? हाँ, आपको रिपीट मिलेगा, आप रिपीट कीजिएगा। अच्छा, ठीक है। ठीक है। बोले हम पाल से थी परेशान है, जी। ब्लडिंग बहुत होता है, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक उसके नहीं लिए हो। भैया सेशन के बाद में ना व्यक्तिगत किसी भी एडमिन से कनेक्ट कर जाना, फिर आपकी व्यक्तिगत चिकित्सा करेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है। समर जी नमस्कार। सारिका जी नमस्कार। एक बार कैमरा भी ऑन कर लीजिएगा आप लोग। प्रणाम। जी। भावना दीदी प्रणाम। प्रणाम, हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्ण भैया। भैया अपना नाम बताएंगे, वन प्लस के नाम से आप जुड़े हुए हैं, आपका नाम नहीं शो रहा। उनको भी नहीं पता होगा उनका क्या नाम है, एक बार इस पार्टिसिपेंट में पैक्स देखेंगे तो पता लगेगा। जी, राजकुमार जैन, इस जयपुर पैक्स राजस्थान पे। से। अच्छा भैया। जी। जी। अभी भैया किस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं आप? मैं भी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर। जी। बहुत अच्छा भैया। तो राजेश जी, आप पहले ले चुके हैं क्या 500 चिकित्सा? हाँ, मैं वैसे जुड़ा हूँ, एक्यूप्रेशर से जुड़ा हूँ मैं, एक्यूप्रेशर से, कलर अच्छा। थेरेपी वगैरह से। जी। मैं और जानना हम्म सीखना चाहता हूँ जी। इसलिए। हम्म। जी। नहीं ठीक है। आप 15-16 जून में अभी जो प्रशिक्षण हो रहा है उसमें हाँ अगर हाँ। समय उपलब्ध हो तो उसमें रजिस्ट्रेशन करके जुड़िएगा। नहीं, मेरा मेरा पूरा प्लान जी है उससे भैया। जुड़ने का। मैं चाहता हूँ उससे जुड़ने के लिए। मैं जी। आज रजिस्ट्रेशन भी कर दूंगा उसके लिए। जी। जी भैया। जी। बस चीज़ें सिद्धांत बदल जाएगा। और ये जो पंचतत्व का सिद्धांत है ये पूरा का पूरा आपको भारतीयता से, सनातन सिद्धांत से ओतप्रोत कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जी। मनीष भैया मेरे ख्याल से अभी ठीक ठाक लोग जुड़ने शुरू हो गए। मैं एक बार ग्रुप में दोबारा लिख रहा हूँ, तब तक आप इनिशिएट कीजिए। ये 8-9 अभी लोग 8 लोग जुड़ चुके हैं। हम्म, मेरी टी शर्ट लाइए, बढ़िया तब आ तक रही आप है। चर्चा तो थोड़ा शुरू कर ही लेट। दीजिए। हाँ ठीक है। जी। तो अ, आपके यहाँ तो अच्छी धूप है अभी जो ऑरलैंडो में। हाँ, ऑरलैंडो तो मौसम मैं आपको दिखाता हूँ जी। कैमरा ऑन करके। यहाँ तो खैर इसको ना जी। ऑरलैंडो को थोड़ा जी। बेटर बताते हैं यूएस में ना सभी जगह। जी। ये मेरा, ये हमारा होटल है जहाँ पे मैं रुका हूँ। और ये मतलब जी। यहाँ पे क्या है, ऑरलैंडो में हमेशा जैसे अपने पुणे। ठीक है। तो अभी इस जो चर्चा का जो हमने ये जो चर्चा रखी है वो इसलिए रखी है कि कुछ लोगों के सामान्य प्रश्न होते हैं पंचतत्व से रिलेटेड, या एक पंचतत्व के कुछ हम संक्षिप्त में कुछ प्रश्नों का उत्तर वैज्ञानिक तौर पे या लोग सनातन के हिसाब से पंचतत्व को कैसे हमारे
पुराने त्योहारों से हम जोड़ सकते हैं, हमारे कैसे हमारे जीवनचर्या से, क्योंकि हमारे शास्त्रों में खाने का एक पैटर्न है, रहने का एक पैटर्न है, हर हर समय 24 घंटे में भी हमें कौन से समय में क्या करना चाहिए इसका एक पैटर्न है। और पूरे 12 महीने में जो हमारी 6 ऋतुएं होती हैं और 3 मुख्य ऋतुएं होती हैं, उसमें भी हमें कैसे रहना चाहिए उसका भी एक पैटर्न है। किसको क्या नहीं करना चाहिए, हर आप ये देखो कि हर परिवार में, किसी भी परिवार में 5 या 6 मेंबर हैं, सब एक ही तरह का भोजन कर रहे हैं, लेकिन हर हर किसी को सिम्टम डिफरेंट हैं। तो ऐसा क्या है, क्या हो रहा है, किसी के साथ के लोग बीमार हो रहे हैं अलग अलग। तो इस विज्ञान को समझने के लिए ब्रीफ में इस तरह के कोई अगर प्रश्न है तो वो ले सकते हैं। तो बेसिकली ये हमने कोई प्री प्लान नहीं किया है, किसी भी तरह का प्रश्न होगा, अगर प्रश्न लंबा होगा तो हम क्या करेंगे कि किसी और अगले सेशन में या उसको शॉर्ट करके आपको बताने की कोशिश करेंगे। और अगर प्रश्न छोटा होगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी रहते हैं कि आप ये क्यों करते हो, कहाँ से हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली, इस तरह के हैं। तो इन सब प्रश्नों का या और भी कोई भी प्रश्न कोई भी होगा उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो अगर किसी का ये प्रश्नोत्तर इंटरेक्टिव सेशन रहेगा, तो आपके मन के जो भी सवाल है, आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं हम लोगों से। तो मेरा नाम मनीष मित्तल है, और हम ये संस्था गुरुजी के साथ हम पिछले 10-12 साल से जुड़े हुए हैं। और गुरुजी अकेले सेवा करते थे, फिर गुरुजी ने हमें सिखाया, तो फिर हम हम भी इधर उधर जैसे जाते हैं तो वहाँ पे सेवा देते हैं, लोगों को अच्छा फीडबैक मिलता है तो लोग फिर सीखते हैं। तो ऐसे हम इसको प्रचार प्रसार कर रहे हैं पिछले 10-12 साल से लगभग। और मैंने इंजीनियरिंग की है, तो मैं एक कंपनी में काम भी करता हूँ। तो ये हमारा सिर्फ सेवा कार्य ही है, पूरा मिशन जो है सेवा मिशन है। अभी करंट में संस्थान की, हेलो, कोई कुछ बोल रहा है क्या? नहीं, किसी बच्चे की आवाज थी। और थोड़ा सा मनीष भैया के बारे में बताना चाहूंगा। मनीष भैया ने जो आईआईटी दिल्ली से बीटेक किया हुआ है और आईआईटी दिल्ली से ही एमटेक भी किया हुआ है। उसके बाद में कई सारी एमएनसीज कंपनी के साथ में आप एनर्जी फील्ड में काम कर रहे हैं। और उसके बाद में अभी मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री में, जिसमें आप कह सकते हैं कि एक्सरे से लेके सीटी स्कैन से लेके और एमआरआई मशीन्स के इनोवेशंस और डेवलपमेंट में आप करंट जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसके लिए रिसर्च विंग में हैं आप। और मेरी जानकारी के अनुसार 2015-16 से आप सेवा मिशन में जुड़े हुए हैं और 2019 से आप ऑनलाइन सेवाएं भी दे रहे हैं। और जैसे अभी मनीष भैया इस टाइम पे यूएसए में सेवाएं दे रहे हैं, और आपके साथ में 3-4 साथी और भी हैं जो यूएस में अलग अलग जगह जाके परिषद की सेवाएं भी कर रहे हैं। इसी प्रकार से अभी 10 दिन पहले ही जर्मनी से रवि भाई भी लौटे हैं। वो भी एक आईआईटीएन है और आईआईटीएन रिसर्चर स्कॉलर भी रहे हैं वो। और इस टाइम वो भी एक एमएनसी में रिसर्च फील्ड में ही है, और वो भी अभी जर्मनी से लौटे। तो अगर रवि भाई आप भी उपलब्ध हो तो एक बार अपना कैमरा ऑन कर लीजिएगा। तो बेसिकली सार ये है, हमें अपने प्रोफाइल के बारे में बात नहीं करनी है, पर हर तरह के बैकग्राउंड के लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे। हमारे ये साथ भैया पर्पस किसान भी सिर्फ इतना हैं, है। हाँ, ये पर्पस सिर्फ इतना है कि सभी को मोटिवेशन मिले। स्टूडेंट भी हैं, इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, लोग मार्केटिंग वाले। तो पंचतत्व की सबसे अच्छी खास बात यह है कि इसकी प्री क्वालिफिकेशन नहीं है इससे जुड़ने की, कि आपको 10वीं पास होना जरूरी है, 12वीं पास होना जरूरी है, या कोई मेडिकल बैकग्राउंड चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए आपको। आपको सिर्फ आपके अंदर एक ही भाव होना चाहिए कि मेरे को मेरे सनातन संस्कारों से श्रद्धा है, और मैं इस सनातन की सेवा करना चाहता हूँ। और जब हम मानव की सेवा सनातन नियमों से करेंगे, तो शायद मुझे लगता है कि हम ज्यादा अच्छे से भारत को या हमारे ग्रंथों को या हमारे ऋषि मुनियों के जो खोज है उसको अच्छे से स्थापित कर पाएंगे। और लोग तो स्वस्थ हो ही रहे हैं, वो तो एक मेन बेनिफिट तो है ही, लोगों का आशीर्वाद भी मिलता है। जी। किसी दूसरा, का तो सवाल ले लेते हैं भैया, है ना? जी, सीधा मेरे सवाल ख्याल ले से लेते हैं, अभी क्योंकि क्या लेट मेरे हिसाब जी से भारत में 8 बज रहे होंगे अभी, 8:08 हो चुके हैं। तो थोड़ा लेट भी होगा अगर हम। जी, अगर चाहें तो भैया 5 मिनट और रुक लेते हैं, तब तक कुछ और भी सेवा मंडली के साथी भी जुड़ जाएंगे। तब तक मैं एक बस आपसे प्रश्न चाहूंगा कि जैसे अभी आपका ओरिजिन चेंज हुआ, इंडिया से आप यूएस में हैं, तो यहाँ पे लोगों के भाव विचार भोजन भी डिफरेंट है, मौसम भी डिफरेंट है।
तो अभी जो पंचतत्व चिकित्सा की आपने, मुझे लगता है अभी शायद 150 प्लस पेशेंट आप देख चुके हैं, तो उनमें क्या रिस्पॉन्सेज रहे और क्या चुनौतियां रही? ये यहाँ पे जो चुनौतियां हैं ना, यहाँ थोड़ी लीगल चुनौती तो रहती है, क्योंकि आप चिकित्सा तो नहीं कर सकते, किसी को जी बहुत कॉन्फिडेंस में लेके ही आप चिकित्सा कर सकते हो। हाँ, जी और दूसरा क्या है कि थोड़ा चैलेंजिंग ये रहता है कि सामने वाले को आराम जो है वो फील होना चाहिए। अभी एक पेशेंट था, था तो इंडियन, लेकिन मतलब आप ये कह सकते हो कि इंडियन अमेरिकन था वो। तो जी उसका क्या है, जो ये अपना शोल्डर है वो फ्रोजन था, जी और मेरे ऑफिस में था, तो बातचीत हुई थोड़ा बहुत। तो ही यूज टू स्मोक, और जो भी है यहाँ कल्चर है वो फॉलो करते हैं लोग। तो मैंने कहा कि बोला यार मेरा ये इशू चल रहा है। वो हमको थोड़ा कार से ड्रॉप भी करता था ऑफिस से इधर। तो मैंने कहा आप एक काम करो, मैं कहा कुछ नहीं करना, शाम को उसने ड्रॉप किया मेरे को, मैं अपना जो 4-5 कलर हैं वो लेके चलता हूँ, तो उसको ब्राउन कलर लगा दिया। मैंने कहा आप सुबह देख लेना, मेरे हिसाब से सुबह तक आप सही हो जाओ। बोले नहीं यार, मैं 6 महीने से परेशान हूँ, मैंने MRI और मसल्स, मेरी जो भी कुछ अंग्रेजी के और जो भी शब्द होते जी मेडिकल उसके। तो फिर अगले दिन वो सुबह मिला तो जो कि यार जबरदस्त था यार। मैं तो मतलब मैं रोटेट नहीं कर पा रहा था, अभी तो बहुत अच्छे से रोटेट हो रहा है, 80% आराम लग रहा है। तो उसके पास ब्राउन कलर था नहीं, तो मैंने ही अपना दिया उसे। तो अभी मैं एक हफ्ते से कहीं बॉस्टन और पिट्सबर्ग और ये सब भी गया हुआ था, तो अभी वापस आया हूँ, तो अब लूंगा उससे कलर वापस। तो जी ये पर अभी मैं उसको समझाने भी लगा तो बोला कि यार मुझे ना उतर नहीं रहा, लेकिन आपने किया है तो अच्छा ही कर रहे होगे आप। लेकिन क्या है कि परंपराओं की समझ खत्म हो गई ना, तो परंपरा की बिल्कुल समझ खत्म होने से जब हम समझाने लगते हैं तो वो शायद कोरिलेशन भी ब्रेक है, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसी के कारण आपको याद है, मैंने फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का एक छोटा सा एक आर्टिकल पढ़ रहा था मैं, तो उस पर मैंने कुछ होमवर्क किया है, तो शायद अभी नेक्स्ट ट्रेनिंग में हम कुछ उस पर बताएंगे कि कलर फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन, पॉजिटिव नेगेटिव ऑर्गन की फ्रीक्वेंसी और इनका साइंस से में कैसे रिलेशन, देखो रिलेशनशिप है, बस हमें स्टेब्लिश करना है, इतना ही है। तो शायद कभी बिल्कुल है। सोचा नहीं था पहले, पर अभी बात करेंगे उसके बारे जी में नेक्स्ट ट्रेनिंग्स में। हर चैलेंज अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी है। जी अभी हाँ, साथी लोग जुड़ गए मतलब हैं तो क्या मेरा होता है मानना है। कि मुझे अवेलेबल है। हाँ भैया। जी मेरा मानना है कि अगर तब तक कोई भी अगर प्रश्न करना चाहता है तो शुरुआत करें, नहीं तो फिर चर्चा ऐसे ही आगे चलती रहेगी। भैया मेरा एक सवाल है, क्या मैं पूछ लूं? जी दीदी। हाँ हाँ पूछिए। हाँ, प्रणाम सभी को। भैया यहाँ पर पंच तत्व का भी काफी चल रहा है, तो ये पंच तत्व क्या है और इसके पीछे क्या है विज्ञान, या फिर ऐसे ही आप चल रहे हो? कुछ इसके पीछे है तथ्य, या फिर ऐसे ही चल रहे हो आप? ठीक है। ये देखिए थोड़ा क्या आप। होता है, जी भैया। कि 5 तत्वों का नाम तो आपको मालूम ही है ना। जी भैया, जी जी। और ये ये मतलब अभी तक तो कोई ये हर हर साइंस या हर धर्म कह लो जो लोग मानते हैं, सबको पता है कि हमारा शरीर इन्हीं 5 तत्वों से बना है। उसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट जो हमारी आत्मा और वो सब है, वो अलग पार्ट है। अगर उसको अलग कर देंगे तो फिर शरीर मिट्टी की तरह, मतलब उसमें फिर तत्व ही रह जाते हैं और कुछ नहीं रहता। अब क्या होता है कि आप ऐसा समझो कि आज मैंने ज्यादा पानी पी लिया किसी कारण से, तो मुझे असहजता लगेगी ना। तो इसका मतलब मेरा जो जल का अनुपात बदल गया है ना। आवाज भैया कट और रही है दूसरा आपकी। क्या होता है कि मुझे मैं 2 गिलास पानी मान लो मेरी। हेलो। भैया एक अभी जगह ठीक है। स्थिर हो जाए, हाँ एक जगह स्थिर हो जाइएगा। तो फिर जो जी जी। वाइब्रेशन है ना आवाज में वो रुक जाएगी। ओके, हवा चल रही है शायद, एक मिनट हाँ, जी मैं एक जगह बैठ जाता हूँ। तो बेसिकली मैं आपसे कोई आदमी तो दिन में 1 लीटर पानी पीता है, कोई आदमी 4 लीटर पानी पीता है, तो ऐसा। और ये है तो इसका मतलब, विमल भाई, हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि तत्वों का जो अपना हर तत्व की रिक्वायरमेंट हर शरीर को भी डिफरेंट है। और जैसे ही तत्व की अधिकता होगी, मतलब ज्यादा पानी पी लेंगे, ज्यादा खाना खा लेंगे, या ज्यादा हम हवा में बैठ जाएंगे, हवा कई बार होता है ना, हवा ज्यादा लग गई यार आज तो बहुत हवा में रहे, तो जिस तत्व में आप ज्यादा रहोगे और वो आपकी शरीर के अनुपात से ज्यादा होगा और डिमांड से ज्यादा होगा, ऐसे केस में आपको क्या होगा कि
रोग हो, असहजता होगी जिसको आप रोग की नाम दे सकते हो, कोई भी नाम हो जाता है, फिर दर्द हो गया, जोड़ दर्द, पेट दर्द, पीठ दर्द। अभी ज्यादा भोजन कर लिया, भोजन मतलब पृथ्वी, तो आपको पेट में दर्द होगा। कभी कभी हम कर भी लेते हैं, स्वाद स्वाद में भोजन ज्यादा हो गया, शादी में गए, 50 पकवान बने, सबको थोड़ा थोड़ा भी एक एक चम्मच भी खाया तो वो भी ज्यादा हो जाता है। तो ऐसा है। तो बस ये पता करना है कि आपका कौन सा तत्व, तो इसका मतलब ये है कि किसी भी तत्व के चीजों को बदलने से, अनुपात से हमको बीमारी होती है। अब हमें ये पता करना है कि एक्चुअल में एक पर्टिकुलर जातक जो आपको बीमारी लेके आया है, उसका कौन सा तत्व बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, जो भी है वो पता करो और उसको कम करो बस। तो मेरे हिसाब से यही यही आप पूछना चाह रहे हैं, मैं शायद उत्तर दे पाया हूँ आपको। क्या आप सेटिस्फाइड हैं? तो भैया इन तत्वों का पता हम कैसे कर सकते हैं? जैसे ना आपका एक पर्टिकुलर एक एड्रेस है, एक अगर ईमेल आईडी की बात करें तो एक आईपी एड्रेस है, एक फोन नंबर है ना? तो आपसे संपर्क करने के लिए या तो व्यक्तिगत आएंगे, आईपी एड्रेस से आपको मेल कर सकते हैं, ईमेल आईडी से आपको व्हाट्सएप से चैट कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, फोन कॉल कर सकते हैं, अलग अलग माध्यम हो गए। तो इसी प्रकार से जो ये पंच तत्व है, ये हमें दिखाई तो नहीं देता लेकिन महसूस होता है हर जगह। जल तत्व को हम जल के रूप में देख रहे होते हैं, लेकिन जल तत्व हमारी बॉडी में भी है। जल तत्व महीने में भी है, 24 घंटे की जो जैविक श्रृंखला है, जिसको आप जैविक घड़ी या कार्केडियम रिदम या बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से जानते हैं, वो उसमें भी प्रवाहित होता है। तो जिस समय पे जिसका जो समय अवेलेबल है, उस समय में जो भी घटना घटेगी, हम उसके लिए उस तत्व को जिम्मेदार मानते हैं मोटे मोटे तौर पे। अब जैसे मान लीजिए यूपी में अगर योगी जी की सरकार है, तो हर अच्छे और बुरे फैसले के लिए आप किसे जिम्मेदार ठहराएंगे? वो वहां की सरकार ही जिम्मेदार रहेगी। ठीक है। अगर इसी प्रकार से उसी समय पे अगर कोई केंद्र के फैसले के कारण से कोई घटना घटेगी, तो आप यूपी सरकार को सराहना करेंगे या आलोचना करेंगे, या केंद्र सरकार की? वो जो अच्छा काम करेगी उससे अच्छा उसी को बोलेंगे, जो बुरा करेगी उसी को बुरा जी। बोलेंगे। एक वहां पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी होगा जिसको डीएम देखता है। अगर उसके कार्य क्षेत्र में कुछ भी घटना घटेगी, उसी शहर में ये तीनों घटनाएं घट रही हैं, तो आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? उस शहर के प्रशासन को, है ना? शासन को भी नहीं करेंगे। तो इसी प्रकार से अगर मान लीजिए अभी इस टाइम पे रात्रि का 8:17 चल रहा है, ये प्रचंड अग्नि में, शिव तत्व में, हम इसको अग्नि, प्रचंड अग्नि में मानते हैं। अब इस महीने की भी ऊर्जा इत्फाकन प्रचंड अग्नि में शिव तत्व ही है। तो इस टाइम पे अच्छा या बुरा, मुझे चाहे चक्कर आए, मुझे चाहे बहुत ज्यादा प्यास लगे, मुझे चाहे सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, स्पॉन्डिलाइटिस हो, मेरा मूड स्विंग हो जाए, मुझे किसी से लड़ाई झगड़ा झंझट हो जाए, मेरे साथ कोई चोरी कर ले, या मेरे को कोई और भी बीमारी हो जाए, मान लीजिए अटैक ही आ जाता है, तो उसके लिए जो जिम्मेदार होगा वो इस टाइम की सरकार होगी। तो मैं क्या करूंगा, इसको ठीक करने के लिए अग्नि जिम्मेदार हुई, प्रचंड अग्नि। अगर मेरे पास कुछ भी साधन उपलब्ध नहीं है, तो जिस कमरे में या जिस जगह मैं बैठा हूं, यहाँ पे एक वास्तु के हिसाब से जल का कोना होगा, वहां पे जाके बैठ जाऊंगा, वो आराम करना शुरू कर देगा विद इन मिनट अगर मेरा डायग्नोस ठीक है तो। लेकिन ये फिजिबल नहीं हो सकता कि हर समय मैं उस जगह बैठा रहूं। दूसरा, मैं जो कपड़े पहना हूं, अपने कपड़ों का रंग मैं नीला कर सकता हूं। कपड़े नहीं है मेरे पास, तो मैं उस के लिए मैं नीला रंग का रुमाल भी अपने पास रख सकता हूँ, या कोई चुन्नी या अंगोछा रख सकता हूँ। और वो भी अगर बेसिकली मुझे फिजिबल नहीं है, जी, और वो भी अगर फिजिबल बेसिकली नहीं है तो मेरे, जी भैया। आप ऐसा समझिएगा कि जैसे मैं नहा के आया और मुझे ठंड लग रही है, तो फटाफट कपड़े पहनूंगा तो ठंड तक चली जाएगी। मैं भोजन ज्यादा कर लिया तो थोड़ा खट्टा खाऊंगा, चल के आ जाऊंगा तो सही हो जाऊंगा। मेरे को हवा ज्यादा लग रही है तो मैं अपना ढक लूंगा तो सही हो जाऊंगा। मेरा हाथ जल गया है कुछ, मान लो आप धूप में गए हो, आपको गर्मी ज्यादा लग रही है, दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, उल्टी, तो आप क्या करोगे? पानी पिलाओगे, छाया में बैठा दोगे किसी को, धूप में से हटा दोगे? तो ये कॉमन सेंस है। जो बीमारी का कारण है वो पता करो, और उसका कंट्रोलर सबको पता है। अगर गर्मी लग रही है तो पानी पीना है, ज्यादा भोजन कर लिया तो चलना है, अगर आपका घर में दम घुट रहा है तो बाहर घूमना है, गैस बन रही है तो बाहर थोड़ा खुले में घूमना है। तो इस तरह के क्या है, ये नॉर्मल काम हम करते आ रहे हैं, बस हमको क्या है, जीव, हमने इनको विज्ञान से नहीं जोड़ा हुआ है, इसलिए हमें पता नहीं कि हम ये क्यों करते हैं। जब ये नॉर्म जो हमारी नॉर्मल और रेगुलर एक्टिविटी को हम पंचतत्व विज्ञान से जोड़ देंगे, तो जो रोगी है वास्तव में अपर लेवल का, वो भी इसी इसी मतलब जो हमारी रोज के कार्यकलापों की तरीके से ही ठीक हो जाता है ना? ठीक है, ठीक है वर्मा जी। जी भैया, तो आप कहना चाह रहे हो हम पंचतत्व मतलब किसी भी चीज से हम इसका इलाज कर सकते हैं, चाहे वो निर्जीव क्यों हाँ ना हो, जी यही कहना बिल्कुल हाँ होता हाँ। है। जी,
अगर मान लीजिए इस टाइम पे अगर मैं कार से कहीं जा रहा हूँ और मेरी कार में फॉल्ट होगा, तो 99% चांसेस होंगे कि मैं अपनी कार का बोनेट खोलूँ, या जहां जहां उसकी वायरिंग है, जहां पे भी रेड कलर इस्तेमाल हो रहा है, सबसे पहले मैं उसको चेक करूंगा। 99% उसमें फॉल्ट मिलना चाहिए मुझे। ये इतना सटीक काम करेगा निर्जीव में भी। अच्छा। तो और बेसिकली जिस मानव के अलावा जिन जीवों की बात कर रहे हैं बेसिकली, जैसे गाय है मेनली हमारे लिए, और भी जैसे जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, उनमें भी कुत्तों में बिल्लियों में काफी हमारे वंशतत्व के ट्रीटमेंट के आपको वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब के चैनल पे। लेकिन मोस्टली हम गौवंश की बात करें, गौ माता की, या क्या नाम है, बैल की, या बछड़े की, तो इनमें भी हमने बहुत सफलतम चिकित्सा की है। जो और कि अभी अभी मान जैसे लो गौ कि माता की बात दिल आई है। बीमार हो गया है कोई जी। बैल, अभी जैसे गौ माता की बात आई है, तो अभी तो गुरुजी आज का अगले दिन महीने। बीमार हुआ है तो आज, जी भैया। हाँ भैया। अभी जैसे गौ माता की बात आई है, तो अगले आप बोलिए महीने बोलिए। गुरुजी श्री कामधेनु गौ अभ्यारण्य सालरिया जा रहे हैं। और वहां पे कोशिश करेंगे कि इस टाइम पे 10 से 12 हजार गौवंश हैं। और वहाँ का जो टारगेट है, क्योंकि वो पूरा का पूरा परिसर 14 किलोमीटर के परिसर में है, तो वहाँ का जो टारगेट है वो कम से कम 1.5 से 2 लाख गाय हो जाएंगी अगले 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर। तो वहां पे बिना दवाई रसायन के भी उन गायों की सेवा हो सके और तुरंत उन्हें परिणाम मिले, इसके लिए वहां के जो टीम है, जो मैनेजमेंट है, उनको भी पंचतत्व का एक सरलतम, सूक्ष्मतम और सहजतम प्रशिक्षण दिया जाएगा। और कोशिश की जाएगी कि पूरी की पूरी गाय की जो सेवा चक्र है वहां पे, नंदियों का, गाय का और पेड़ों का, वो पूरा का पूरा पंचतत्व के सिस्टम के अनुसार चले। भैया जी और किसी का नमस्ते। कोई प्रश्न है? हाँ भैया जी, मनीष भैया जी। जी हाँ मेरा। हाँ। मैं नरेंद्र कुमार नवादा बिहार से मैं बोल रहा हूँ। तो भैया जी जी भैया। मेरा हाँ प्रश्न है कि सभी तत्व का अपना अपना अंग है, स्वभाव भी है, रंग भी है। तो क्या जॉइंट्स में जैसे घुटना है, एल्बो में है या कंधे में, तो क्या वहां भी पांचों तत्व होते हैं? अगर पांचों तत्व होते हैं तो फिर उनकी भी कोई भी उनकी पहचान है? जैसे अंग का तो हम पहचान है, तो क्या जॉइंट्स पर भी कोई अंग है ऐसा है कि हमारे पांचों तत्व अगर है तो उसकी भी क्या पहचान भी है क्या भैया जी? जी। अभी देखिए, मैं जैसे हर देख रहा हूँ हर कि हर आप। छोट जी। हाँ भैया, मैं हाँ भी बोलिए। जैसे आपके पीछे देख रहा हूँ कि आपके पीछे एक पंखा दिखाई दे रहा है। अगर जी भैया पंखे जी। में फॉल्ट होगा, तो क्या आप हर बार पंखे को ही चेक करेंगे कि उसकी वायरिंग भी चेक करेंगे, या उसके स्विचेस देखेंगे, या उसके पीछे कई बार तापमान ज्यादा होने से भी, जैसे इस साल दिल्ली में 52 डिग्री तक टेम्परेचर गया, तो उस दिन जगह जगह से खबर आई कि कहीं ट्रांसफार्मर में विस्फोट हुआ, कहीं एसी में विस्फोट हुआ, या इलेक्ट्रिक उपकरण भी विस्फोट हुआ। तो एक ही चीज में दिक्कत के पीछे कारण अलग अलग होंगे। अब जैसे आपके जी जो जॉइंट्स हैं, या आपकी आंखें हैं, या आपका नाक है, या आपका हाथ है, आपका चेहरा है, ये भी इन्हीं पंच तत्वों से बना हुआ है। लेकिन उसके लिए हम इन्हीं 5 तत्वों को देखेंगे, ना कि उस पर्टिकुलर ऑर्गन पे हम फोकस करेंगे। अब उसके जी कारण से आपको जो लक्षण होंगे, उसको हम सीधे सीधे उस 5 तत्व में से एक तत्व से जोड़ेंगे और उसके अनुसार निराकरण करेंगे। मैं भी मैं एक मेरा और प्रश्न उदाहरण, भैया ये और था कि घुटने में अगर पांचों तत्व है तो कोई तत्व मान लीजिए ऐसे अंग से हम पहचान कर लेते हैं, तो उसके उसके स्वभाव से, उसके रंग से, उसके खान पान जी। से। लेकिन अगर घुटने में भी कोई ऐसा है क्या पहचान, क्या कि हम उसको पांचों अब तत्व देखिए। जी, अब अभी हम घुटने पे फोकस नहीं करते हैं। घुटने में अगर आपको मान लीजिए चलने में दिक्कत है, कोई व्यक्ति जी होगा जिसको घुटने को बैठने में दिक्कत है, कोई व्यक्ति होगा जो घुटने को हिला नहीं पाएगा, किसी व्यक्ति को खाना खाते ही दिक्कत बढ़ेगी, किसी व्यक्ति को सो नहीं पाता है घुटने के दर्द के कारण से, लेकिन दिन में ठीक रहता है। तो ये अलग अलग उसके लक्षण हो गए। वो घुटना तो तो एक ही है, लेकिन जी लक्षण अलग है। तो इन लक्षणों के आधार पर खाने के बाद में समस्या बढ़ी तो पृथ्वी, चलने में दिक्कत है तो वायु, लेटने में दिक्कत है तो जल। इस तरह के हम कुछ शॉर्टकट भी लगाते हैं, लेकिन ये सबसे आखिरी में लगाएंगे। पहले हम उस व्यक्ति का एक पूरा फॉर्म भरते हैं, जिससे हम देखें कि उसको जो दिक्कत आ रही है उसका मुख्य कारण क्या है। मान लीजिए आपका एक जन्म। नरेंद्र जी, जी नरेंद्र जी, मेरे जी घुटने के दर्द, आप वैसे करते क्या हैं? जी भैया। भैया जी आवाज कट रही आप थी। करते आप करते क्या हैं? आप करते क्या हैं नरेंद्र जी? मैं पूर्व शिक्षक था और मैं प्रशिक्षण लिया हूँ पंचतत्व अच्छा। का गुरु जी से। अच्छा, हाँ ठीक है। जी तो अभी आपने जैसे पेशेंट बहुत तरह के देखे होंगे, तो जी जी कोई भैया। कहता है कि मुझे ना सोने के बाद घुटनों में दर्द होता है, मतलब जब मैं लेटता हूँ तो मुझे हाँ घुटनों में दर्द वो होता है, जानकारी चलता है हूँ भैया, तो नहीं होता। जैसे कुछ बताएं हाँ मुझे पता है। मैंने सोचा कि अलग से कोई अलग से और हाँ। कोई पहचान हो, इसलिए मैंने प्रश्न किया जी। भैया। जी। नहीं नहीं, जब आप अलग से जब जो आप। जो जो यही मैं जानकारी आपको रिपीट कर रहा हूँ कि सिर्फ ये है कि हम जब हम आपने प्रशिक्षण लिया हुआ है, तो हर
आपको जो तरीका है ना, जो हथियार है वही है। जी बस जी जी। आपको ये पता करना है कि सामने वाले जो घुटने के दर्द से परेशान आदमी है, इसको पानी के कारण ज्यादा दिक्कत है या पृथ्वी के कारण है या वायु के कारण है या अग्नि के, और कैसे पता लगाना है ये आपको पता है ना। जी भैया। तो घुटने का दर्द जो है वो सिम्टम है, और किसके कारण है वो आपको पता लगाना है। अब ऐसा नहीं है कि घुटने में 20% पानी है तो हम कोई सिरिंज लगा के देख लेंगे कि 20 से कहीं 23% पानी हो गया है या 50% हो गया है। ऐसा कोई रूल नहीं है। और ये फिर तो हम ना, फिर हम वही अंग्रेजी व्यवस्था की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमें क्या है, पेशेंट को कोई काटना पीटना नहीं है, पेशेंट को कोई दवाई नहीं देनी है। पेशेंट के पास जो अवेलेबल जानकारी है, यही तो आपकी और हमारी स्किल है कि जो फॉर्म जो गुरुजी ने तैयार करके दिया है उसमें लगभग आप सारे प्रश्न पूछ लेते हो जिससे पेशेंट बता दे क्या उसका कौन सा तत्व बढ़ा हुआ है ना। जी भैया जी। ओके भैया, बहुत अच्छा भैया। जी। प्रणाम और भैया। हाँ, और किसी प्रणाम। भैया मेरा भी हम एक भी सवाल है, जी। आवाज आ रही है आप लोग को? जी दीदी आ रही है। हाँ अगर आ किसी रही है। व्यक्ति को स्वस्थ रहना है तो पंचतत्व में कैसे स्वस्थ रह सकते हैं? देखिए, अगर किसी को स्वस्थ रहना है तो दो नियम तो सब हमको पता है। पहला नियम, जैविक घड़ी जो है पूरा 24 घंटे की जो हमारी क्लॉक है, बायो क्लॉक जिसको बोलते हैं, उसको आप फॉलो करिए, है ना। और दूसरा है कि सर्दी में सर्दी का भोजन करिए, गर्मी में गर्मी का भोजन करिए, बारिशों में बारिश, जो नियम सेट है। अब नियम क्या कहता है कि आपको तिल और गुड़ के लड्डू सर्दियों में खाने चाहिए, घी ज्यादा खाना चाहिए, गुड़ खाना चाहिए। लेकिन वही गुड़ और तिल अगर हम गर्मियों में खाते हैं, जो कि आजकल लोग करते हैं, तो आप बीमार रहेंगे। हम्म। अभी आजकल जो सब्जियां हैं, भिंडी लोग सर्दियों में खा रहे हैं, और क्या नाम है, तोरई लोग तोरई सर्दियों में खा रहे हैं, गोभी गर्मियों में खा रहे हैं लोग। तो ये क्या है, बहुत छोटी चीजें हैं, पर ये बीमारी का कारण है। गोभी कोई नहीं खाता सर्दियों को गर्मियों में, लेकिन हमारे यहाँ 12 मास आने लगी गोभी। तो अभी आजकल फैशन हो गया कि जो जिसको कैबेज बोलते हैं अंग्रेजी में, पत्ता गोभी, वो लगभग हम्म। 12 मास आती है। और लोग हाँ बिल्कुल। मतलब ये है कि भर के कारण वो आप उसको खाओगे, आपके अंदर गर्मी बढ़ेगी, या गर्मी के मौसम में तो आप बीमार होगे। दूसरा क्या है, जैविक घड़ी है, सोने के टाइम पे सो, खाना खाने के टाइम पे खाना, भोजन के टाइम पे भोजन करो, पानी पीने के टाइम पे पानी पियो। तो सुबह उठना टाइम पे, आपको कब अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होना है, ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करते हो तो बेसिकली आप पंच तत्व को फॉलो करते हो। मे भी गौरव भैया और थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं। जी भैया ने जैसे दीदी बोला, एक तो उसको फॉलो करना ही है, उसके बिना कोई चारा अच्छा। नहीं है। पहली ओके। चीज तो ये है कि अगर हम बीमार हैं तो उसका हम इलाज लेंगे पंचतत्व के अनुसार, पहली चीज। जी। और हम्म। हमारे तत्व के अनुसार अगर हमें कोई पर्टिकुलर परहेज करना है तो जो हम्म। हमारा पंचतत्व चिकित्सक है वो हमें सजेस्ट कर देता है। अब इसके बाद में जैसे ही हम स्वस्थ होते हैं तो हमारी पूरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि उसके बाद में जैविक घड़ी और जैविक माह के अनुसार अपनी दिनचर्या, ऋतुचर्या और भोजनचर्या, इन तीनों को सही करेंगे। अदरवाइज जब भी हम बीमार होते हैं, चाहे हमें डायबिटीज हो, थायराइड हो, या कोई और हेडेक की प्रॉब्लम हो, डॉक्टर हमको क्या बोलता है, लाइफ स्टाइल इंड्यूस प्रॉब्लम है, बीमारी का नाम जी। कुछ भी है। तो जब हमें पता है कि हमारे भोजन और लाइफस्टाइल से हो रही है, तो हमारे पास ये दो ट्रिगर पॉइंट है कि इनको सुधार लें। जी। जैसे अभी बारिश आएगी कुछ दिनों बाद, और हम्म। आयुर्वेद क्या कहता है कि उस टाइम पे कोई भी पत्तेदार सब्जी नहीं खानी है, बिल्कुल। मतलब पालक, मेथी वगैरह कुछ भी। लेकिन अभी क्या ट्रेंड देखेंगे कि आप बाजार में वो बहुतायत में मिलेगी, और लोग भी खाते हैं कि आयरन की कमी है, पालक खाएंगे, हम्म। पनीर जी। खाएंगे, डेयरी प्रोडक्ट खाएंगे। अगर आयुर्वेद के सिद्धांत के हिसाब से आप देखेंगे तो वो सबसे पहले पत्ते और अपत्ते पे तोड़ते हैं। सबसे पहले अच्छा। आपकी पत्तेदार और रेशेदार सब्जियों को बंद करते हैं कि अगर उसमें किसी भी तरह का कंटामिनेशन आया, और वो कंटामिनेशन दुकानदार से नहीं आएगा, उसकी बुवाई सिंचाई से लेके आपके पास आने तक और आपके बनाने तक, आपके भोजन के पात्र से भी वो कंटामिनेशन आता है। और वो आया तो जी। जो इन्फेक्शन होगा वो आपकी बॉडी में सीधा चला जाएगा। उससे बचने के लिए जो पुराने वैद्य होते थे वो इस भोजन को सबसे पहले स्टॉप करते थे। अगर आप खुद पे और जैविक उगा रहे हैं तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि हमारे जो आप पंचतत्व के जो यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे, तो हमारे गुरुजी जी। ने और हमने भी काफी सारे सेशंस में बताया हुआ है जैविक खेती के बारे में, या कौन से मौसम का क्या असर है और कैसे। तो आप मौसम के अनुरूप काम करिए, जैविक खेती के अनुरूप अपना जीवनचर्या रखिए। परिवार में अकेले रहने की जगह सारे रिश्तों के साथ रहिए, क्योंकि पंचतत्व का रिश्तों से भी संबंध है। आपके लिए क्या अनुकूल है, आपके जन्म, स्वभाव और उन सब की प्रकृति के हिसाब से वो आप पंचतत्व सीख के भी पता लगा सकते हैं। नहीं तो ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो हमारे चिकित्सक आपको बता देंगे कि कौन सा
जी कौन आपके लिए क्या स्वाद, स्वभाव या रंग अनुरूप है आपकी ऊर्जाओं को बैलेंस जी करने के लिए और आपको नेगेटिव? मेनली वर्चुअल वर्ल्ड से निकल के रियल वर्ल्ड में आना है, सोशलाइज में करनी है। और जी हाँ। वो आपको स्थान परिवर्तन या सानिध्य के नाम से गुरुजी ने टॉपिक बोला हुआ है, वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। उससे आपको ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। मतलब है मौसम के अनुसार और जगह के अनुसार और अपनी दिनचर्या को चेंज करके हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। जी बिल्कुल। जी जी भैया, दीदी, धन्यवाद रिश्तों का भैया। भी संबंध होता है, रिश्तों का भी संबंध होता है। तो अभी क्या आजकल जीवन, नहीं मेरे को अकेले रहना है, ना मेरे को माँ बाप के साथ हाँ, रहना है, ना बच्चों के साथ रहना है, तो उनका भी न्यूक्लियर अपना फैमिली का एक बहुत बढ़ता जा रहा हाँ है हाँ कंसेप्ट। हाँ, तो वो भी बीमारी का कारण है। तो कोशिश करिए, जितने भी रिश्ते भगवान ने बनाए हैं, माँ बाप, सास ससुर, भाई बहन, सबका जो एक 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 जो कॉम्बिनेशन होता है ना रहने का, सबके साथ रहिएगा। आपको भी वैसे फील होता होगा कि यार मैं अपने पिताजी के साथ, कोई भी उनके साथ ज्यादा कंफर्टेबल जब वो होते, तो मुझे परेशानी नहीं लगती अपनी, जो भी कहीं शरीर में दर्द हो रहा है या कोई भी है। तो ऐसा होता है। वो इस कारण से ही है कि सारे रिश्तों की भी अपनी ऊर्जाएं, अपना तत्व है। सबके साथ रहेंगे तो बैलेंस रहेगा। हाँ, किसी के आने से फैमिली में कोई आता है तो बहुत खुशी मिलती है, और कभी कोई आता है हम्म, तो दुख मिलता है, तो इससे हमारे जो एंजाइम्स भी परेशान हो चेंज जाए। होते हैं। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। उससे बिल्कुल। आपका बदल जाता है। भैया आपकी आवाज सही से नहीं किसी आ और रही। का कोई सवाल? जी भैया क्या हम कोई रोगी को भी दिनचर्या फॉलो करने के लिए बताते हैं? इसी प्रश्न के संदर्भ में पूछ। जनरली 50 और जैविक 70% घड़ी के बता रेशियो सकते हो? में। जी भैया 50 टू 70। जैविक घड़ी शॉर्ट में 5 मिनट में समझा दो ना, तो उससे पता लग ठीक है, जाएगा कि मैं एक कैसे। सेकंड अभी बता रहा हूँ। और इसके भी अलावा 50 टू 70% रोगियों को हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते उनके जीवनचर्या में। हम सिर्फ अपनी चिकित्सा करके छोड़ देते हैं। जहाँ पे हमें लगता है कि ये गंभीर है या उनको उस हिसाब से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता है, तो फिर हमें उनकी जैविक घड़ी के हिसाब से दिनचर्या, भोजनचर्या या कुछ ना कुछ हमें वहाँ पे चेंज कराना पड़ता है, तो उनको सजेस्ट करते हैं। 10-30% रोगियों में। अभी बात करते हैं जैविक घड़ी की। तो जैविक घड़ी के लिए बोला जाता है, आप इसे दो टाइम से समझ सकते हैं। एक भोजन की श्रृंखला से, जब हम भोजन करते हैं, और दूसरा जो हम सुबह उठते हैं। मतलब जो हमारे यहाँ सनातन संस्कार में या आदिवासियों में या जैनों में आज भी परंपरा देखने को मिल जाती है। वो क्या है कि ब्रह्म मुहूर्त पे लोग उठा करते थे। ब्रह्म मुहूर्त हुआ 3 से 5 के टाइम का, जो टाइम है ना, वो ब्रह्म मुहूर्त है। और उस टाइम पे उठने से आपको जो कॉस्मिक एनर्जी है, ब्रह्म ऊर्जा है, जो ब्रह्म चेतना है, वो मिल जाती है बिना कुछ करे, सिर्फ जगने पे। इसी के लिए कहावतों में कहा गया, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोबत है। तो जो 3 से 5 है, ये आपका आकाश तत्व का है, और इस चेतना को लेने का कार्य आपके लंग्स करते हैं। तो 3 से 5 आपका जगने का समय हो गया। 5 से 7, अब आपने अपने शरीर में कुछ ब्रह्म चेतना ले ली है, तो क्यों ना अपने विकार भी निकाल दिए जाएं। तो आपके विकारों को निकालने का जो सबसे अच्छा समय है, वो सुबह 5 से 7 का टाइम है। और आप उस टाइम पे देखेंगे कि अगर किसी को कब्ज की भी शिकायत है, और वो रेगुलर अगर इस टाइम में फ्रेश होना शुरू करेगा, तो धीमे धीमे उसको आकाश ऊर्जा का सपोर्ट मिलेगा, तो उसकी ये कॉन्स्टिपेशन की आदत धीमे धीमे कम या सही भी हो जाएगी। तो उसका टाइम है सुबह 5 से 7। अब आपने अपने शरीर से विकार निकाल लिया, शरीर को खाली कर लिया, तो क्यों ना इस शरीर में कुछ ईंधन डाला जाए। तो ईंधन डालने का मतलब भोजन है। तो भोजन कहाँ करते हैं? भोजन की जब भी बात आती है तो पेट से जोड़ते हैं। पृथ्वी, पृथ्वी मतलब भारी होना। तो पृथ्वी का जो समय है वो सुबह 7 से 9 हो गया, यानी भोजन का टाइम, उत्तम भोजन का समय। और इसी के बाद में ये चेतना आपकी जैविक घड़ी में चली जाएगी स्प्लीन प्लीहा से, जो कि स्टमक से लगी हुई एक अंग है। और उसमें ये 2 घंटे के लिए सुबह 9 से लेकर 11 बजे तक रहेगी। आपने जो भोजन किया था, उसमें से ब्लड स्ट्रीम को कुछ एंजाइम्स उसको देने हैं, कुछ ब्लड से एंजाइम्स लेने हैं आपके भोजन की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए। तो प्लिया अपना काम अच्छे से करेगा। अब क्योंकि उसने ब्लड को जो देना लेना था, आपका आरबीसी, प्लेटलेट्स काउंट, डब्ल्यूबीसी, इन सब पे नियंत्रण उसने कर लिया अपना। तो अब क्यों ना इस ब्लड को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कराया जाए। तो उस ट्रांसपोर्ट कराने के लिए आपकी बॉडी में एक ट्रांसपोर्ट मैनेजर भी बैठा हुआ है, जिसको हम हार्ट या हृदय के नाम से जानते हैं। और इसका जो जैविक घड़ी में समय रहेगा, वो सुबह 11 से 1 के बीच में रहेगा। अब जब आपने अपने बॉडी में रक्त का संचार अच्छे से कर लिया है, तो क्यों ना इस ऊर्जा को आप पाचन के लिए भेज दें। और ये पाचन रक्त कहाँ पे करेगा? आपके छोटी आंत में, जिसको आप स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं। और ये समय हो जाएगा दोपहर से 1 का 3। तो जो भी लोग भोजन करते हैं अक्सर दोपहर में, खासकर ऑफिस में, स्कूल्स में, तो उनसे निवेदन है कि उस टाइम पे अगर आपको कुछ खाना ही है, तो आप रसाहार, फलाहार करें, जिसको पाचन में कुछ ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी आपकी बॉडी को, और ब्लड आपका आंतों में अपना पाचन कार्य में सम्मिलित रहे। अब 3 बजे के बाद का जो समय हुआ, क्योंकि अभी आप बात कर रहे थे अग्नि की,
अगर दिन के 24 घंटे के समय में भी देखेंगे तो ये समय गर्म रहता है कंपैरेटिवली कोई भी मौसम हो। तो क्यों ना आपकी मशीन में एक कूलेंट डाल दिया जाए, उस कूलेंट का नाम है जल ऊर्जा। तो प्रकृति ने जो व्यवस्था की है, दोपहर 3 से 5 से लेकर 5 से 7 तक ये 4 घंटे जल ऊर्जा का टाइम आ जाएगा। और जब पाचन किया गया तो पाचन से फिल्टर होने के बाद में जो मूत्र बना था, किडनी ने उसको फिल्टर किया था और वो कहाँ पे अवशोषित होकर स्टोर है, आपके यूरिनरी ब्लैडर में, मूत्राशय में। तो अगर आप उस टाइम पे उसको फ्री रखेंगे सुबह की दिनचर्या के हिसाब से, तो उस टाइम पे वो आपकी बॉडी से वेस्टेज को मूत्राशय से निकल पाएगा, और जब वो निकाल देगा तो आपके किडनी पे भी कम लोड पड़ेगा, और किडनी का टाइम हो जाएगा अगला 5 से 7 जल ऊर्जा में ही। अब जब आपकी बॉडी में कूलेंट पड़ ही चुका है तो क्यों ना इसको भट्टी को चला दिया जाए। तो इस भट्टी को चलाने का नाम है प्रचंड अग्नि, और वो चलती है आपके ब्रेन में। तो शाम 7 से 9 आपका ब्रेन का समय है। इसीलिए आप पुराने लोगों का अगर आप कल्चर देखेंगे, उनके जीने का स्टाइल देखेंगे, तो उस टाइम पे या तो संध्या वंदन करते थे सूर्यास्त के समय, या फिर चौपालों पर वो सामाजिक चर्चाएं करते थे। खुद के लिए कोई चर्चा नहीं करते थे, मतलब खुद के लिए नहीं सोचना है, या तो ईश्वर में बंधन करें, प्रकृति में नमन करें, या फिर सामाजिक और देश की चेतना और भागीदारी पे बात करें। तो ये 2 घंटे रहे आपके ब्रेन के, 7 से 9 रात्रि के, और 9 से 11 ये आपका समय चला जाएगा आपके प्रचंड अग्नि में ही, आपके स्पाइन के लिए। तो अगर आप इस टाइम पे रिलैक्स हो जाते हैं और लेटते हैं और सोते हैं, तो आपकी स्पाइन जो 24 घंटे काम कर रही है उसको सबसे अच्छा रेस्ट मिलेगा, और वो अपनी हीलिंग भी कर पाएगी। अब इसके बाद की बात करेंगे तो रात्रि 11 से 1 और रात्रि 1 से 3 ये आपके वायु तत्व का समय है। अब स्पाइन ने रेस्ट किया, आपकी पीछे से किसी की आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कीजिएगा। तो रात्रि 11 से 1 का जो समय है, उस टाइम पे जो आपका गॉल ब्लैडर है वो अच्छे से हीलिंग कर पाएगा, पित्त का स्टोरेज करता है गॉल ब्लैडर, और वो अपना कार्य अच्छे से कर पाएगा। अब ये 2 घंटे गॉल ब्लैडर ने काम कर लिया है, तो यही ऊर्जा पित्ताशय से आपके लिवर या यकृत में ट्रांसफर होगी, और उसको जिन भी एंजाइम्स का प्रिपरेशन करना है वो अच्छे से कर पाएगा। और अगले दिन सुबह 3 बजे से लेके फिर ये चक्र यूं ही पुनः चलेगा। तो जो भी लोग रात्रि का भोजन करते हैं, वो इसी कारण से वर्जित था पुराने समय में, इसको राक्षस भोजन बोला जाता था, कि अगर आप रात्रि में भोजन करेंगे तो लिवर आपके शरीर में पोषक रसों को, पोषक तत्वों को नहीं पहुंचा पाएगा, उसके कार्य में बाधा आएगा, मेटाबॉलिज्म में। इसी प्रकार से अगर आप रात्रि में भोजन करेंगे तो तुरंत सोने भी अगर जाते हैं तो आपके ब्रेन और स्टमक, स्पाइन, किसी को भी रेस्ट नहीं मिल पाएगा। तो उसका एक अपना समय है, अगर उस समय को आप फॉलो करना शुरू कर देंगे तो भविष्य में आप बीमार भी नहीं पड़ेंगे जी। तो बेसिकली गौरव भैया दीदी ये कह रहे हैं, अगर आप 24 घंटे की ये घड़ी फॉलो करते हैं लोग, तो हमारे हमारे मतलब हम काफी कुछ बीमारियों से बच सकते हैं। राधे राधे। हाँ राधे। जी सर, मेरा एक प्रश्न है। वीडियो पहला प्रश्न, कौन वीडियो ऑन कर लीजिएगा भैया। जी सर। हाँ राधे राधे। राधे राधे। सर मेरा पहला प्रश्न तो है, शिव अंग और शक्ति अंग ये कैसे काम करते हैं? जी, शिव अंग में कब काम करते हैं और शक्ति अंग में कब काम करते हैं? ठीक है, क्योंकि इसमें ना भैया अभी नॉन, मतलब जो जिन लोगों ने प्रशिक्षण नहीं भी लिया है तो उनको हम कंफ्यूज नहीं करेंगे। आप शायद प्रशिक्षित है क्या? जी सर। ठीक है, तो आपको पता है, आप किसी भी सेशन में 15-16 वाले में आप जुड़ के आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा अगर रह रहा है तो आपको। भंवरलाल जी, ये 15 और 16 जून को जो सेशन रहेगा ना, आप उसको पूरे को रिपीट कर लेना, और तब भी रह जाएगा तो हम इसका उत्तर वहाँ पे दे देंगे। जी सर, एक और प्रश्न है। एक प्रश्न और है। एक 69 साल का बंदा है, उसके कभी तो सुबह के टाइम पेट दुखता है खाना खाने के बाद में, और कभी दोपहर को खाना पचने के बाद में दुखता है, कभी टॉयलेट जाने से पहले पेट दुखता है, कभी टॉयलेट जाने के बाद पेट दुखता है। अभी देखिए, अगर आप प्रशिक्षित हैं तो आपका प्रश्न करने का ही तरीका गलत है। आप पूरा का पूरा उनका फॉर्म मेरे को, मनीष भैया को या किसी भी साथी को भेजिएगा, फिर उस पूरे प्रश्न के आधार पे उसका आकलन करेंगे। किया तो था मैंने, मेरे हिसाब से तो मैंने उसको जल पे काम किया था, महीना उनका है नहीं और टाइम है नहीं। ठीक है भैया, आपके पास जो भी जानकारी, आपके पास जो भी जानकारी है, एक बार गौरव भैया को भेज देना, उस फॉर्म को आप मेरे पास भेज दीजिए। तो मेरे को जो प्रश्न करना होगा मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या प्रश्न आपको पूछने हैं आपके रोगी से। जी सर। जी भैया, ओके, राधे राधे। क्वेश्चन मेरा जी विकास जी, अभी सभी लोग ना एक बिग क्लॉज देंगे विकास भाई के लिए। पिछले हफ्ते जो हम लोग चर्चा कर रहे थे ना जगह जगह, कि अगर हमें पर्यावरण को बचाना है, भारत में जो टेम्परेचर इस बार 52 पहुंचा उसको अगली साल 55 से रोकना है, तो हर
शहर हर गांव में लोगों को वृक्षारोपण करना पड़ेगा। उसी कड़ी में विकास भैया बहुत एक अहम कड़ी निभाने वाले हैं। भैया कैमरा ऑन कर लीजिएगा। भैया अभी कल ही कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगा मैं। ठीक है, तो भैया ने कल ही बताया है कि वो एक पूरा का पूरा पहाड़ बचा रहे हैं माइनिंग से, और उस पे बारिश के समय से जल्दी ही पूरे में वृक्षारोपण भी शुरू कर देंगे, और सारे के सारे जो पेड़ लगाएंगे वो भारतीय और यहाँ की जलवायु के अनुसार और हलदार वृक्ष होंगे, और सभी के सभी देसी बीजों से ही उगाए जाएंगे। जी भैया, प्रश्न भैया कीजिएगा। मैं यूँ बोल रहा था अपना, अभी आपने जो बोला था ना रात को भोजन करने के लिए, रात को ना भोजन करने के लिए। हाँ ना नहीं, करने के लिए, रात सॉरी। को जी हमारे क्या किसी समय मजबूरी रहती है तो कभी कभी रात को नाश्ता करना पड़ता है, जैसे हमारी ड्यूटी वगैरह नाइट रहती है, जी। तो उसके लिए क्या करें हम? भैया जो लोग डेयरी का दूध पीते हैं उनके पास तो विकल्प नहीं है, लेकिन आप तो 24 घंटे गौ माताओं के संपर्क में और सानिध्य में रहते हैं, तो अगर दूध कभी गाय आप का फंस दूसरा ही जाते हैं जी, तो आपके पास सबसे बड़ा रामबाण है, आप दूध का आहार कर सकते हैं। अगर फिर भी उपलब्ध नहीं है तो मजबूरी बश आप भोजन कीजिए, लेकिन अगर आपकी वेल प्रिपेयर्ड मैनर में रात की ड्यूटी लगती है और आपको पता है, तो आप उसको थोड़ा सा पहले मैनेज कर लीजिए। और फिर भी भूख लगती है तो आपके पास मौसम के अनुकूलता के अनुसार दही है, मट्ठा है, छाछ है, दूध है, क्योंकि वो शुद्ध और देशी गौ माता का है, तो इसलिए आप लीजिए। लेकिन जो लोग पैकेट बंद ले रहे हैं या मिलावटी दूध ले रहे हैं, तो उनके लिए ये मैं सजेशन नहीं दूंगा। जी जी जी। जी दूध भैया। दही मठ से मेरे को एक थोड़ी विकास भाई विकास भाई उससे। में भी नाइट ड्यूटी में भी कोशिश करिएगा कि शाम को 7 बजे से पहले पहले आपका भोजन समाप्त कर लें। उसके बाद तो आप फिर कुछ ना लें खाने में तो अच्छा है, बाकी थोड़ा हल्का फुल्का जो हो घर से बना हुआ है वो आप ले सकते हैं, पर जी, यही है कि शाम को 7 बजे कट ऑफ करना ही है, 7 बजे से पहले पहले। भोजन तो मैं 7 बजे से पहले कर लेता हूँ, मैं 7 बजे तक कर लेता हूँ लास्ट। हाँ, और नाश्ता जो है वो अब आप हल्का फुल्का देखो, जितना ज्यादा डालोगे वो काम तो कुछ है नहीं, वो तो फिर क्रेविंग है, खाने की जी इच्छा है बस, और उससे कुछ फायदा नहीं होता, उससे नुकसान ही होता है। तो एक होता है लोगों के साथ बैठना है, 5 मिनट कुछ लेना है तो हल्का फुल्का दिखाने के लिए ले लिया, पर वो ज्यादा आपको फायदा देगा नहीं बहुत शरीर को। जी भैया। भैया और एक किसी और का कोई क्वेश्चन प्रश्न मेरा है? आ रहा है। भैया एक क्वेश्चन और आ जी रहा है। जी दीदी। आपका जो ये ग्रुप है पंचतत्व आरोग्य संस्थान, ये थोड़ा इस संस्था के बारे में भी बता दीजिए। क्या है, ठीक है। कहाँ से आई है, कैसे इसका निर्माण हुआ? ठीक है। तो तो जब बेसिकली मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। गुरुजी हमारे पंचतत्व चिकित्सा आरोग्यम सेवा संस्थान के जो विचारक हैं और जो प्रणेता हैं वो शास्त्री ब्रजमणि शास्त्री जी हैं, और उन्होंने वो संस्कृत के और भारतीय ग्रंथों के प्लीज आप लोग म्यूट कर लीजिएगा, आपके यहाँ से किसी के यहाँ से तो शोर आ रहा है। रेणु जी के वहां से शोर जी, तो या तो रेणु जी आप म्यूट कर लीजिएगा या भैया म्यूट कर दीजिएगा उन्हें। जी। तो बेसिकली गुरुजी ने ये सब शुरुआत की थी 2008-9 में। उनको भी ये ज्ञान कुछ एक किसी संत के द्वारा मिला जो उन्हें गिरिराज जी की परिक्रमा में मिले। तो उसके बाद से उन्होंने सेवाएं शुरू की, और फिर धीरे धीरे 2014 2014-15 में हम लोग जुड़ने लगे, और गुरुजी ने 2017 में फॉर्मली प्रशिक्षण देना शुरू किया। तो जो सेवा भावी लोग हैं वो गुरुजी से प्रशिक्षण लेके और जुड़ने लगे। तो अभी जो संस्थान का प्रारूप है वो ये है कि लगभग 150 लोग जो हैं संस्थान में, वो सेवाएं ऑनलाइन सेवाएं देते हैं, और अपने अपने शहरों में व्यक्तिगत अगर कोई दिखाना चाहे तो वो संस्थान से एड्रेस लेके वहाँ पे जाके उनसे मिल सकता है। दूसरा क्या है कि हम गुरुजी अलग अलग जगह जाके शिविर करते हैं, तो अगर किसी को शिविर करवाना है अपने यहाँ तो वहाँ पे आप व्यवस्था कर सकते हैं, और मेरे से या गौरव भैया से या संस्थान के किसी भी मेंबर से एडमिन से बात कर सकते हैं। तीसरा है कि ये सेवा मिशन जो है ये हमारे हमारे लाभार्थ के लिए नहीं है, और हम सिर्फ सेवा ही करते हैं। सभी लोग अपने अपने व्यवसाय और कामों में अपने जीविका के साधन के लिए जुड़े हैं, बाकी जो थोड़ा समय प्रभु कृपा से मिल जाता है उससे हम और लोगों की सेवा करते हैं। और लगभग हम हर महीने प्रशिक्षण भी देते हैं, तो 30-40 लोग प्रशिक्षित भी होते हैं। एक ग्रुप भी है जहाँ पे रेगुलर लोगों की मेंटरिंग की जाती है। अगर आपने एक बार प्रशिक्षण ले लिया है तो आपको अगले सारे प्रशिक्षण में आप एक तरह से परमानेंट मेंबर हो जाते हो, और हर प्रशिक्षण में आप भाग लेते रहते हो। हमारा पंचतत्व का रिसर्च अभी पूरा नहीं है, तो जैसे जैसे हम समय बढ़ता है, रिसर्च बदलता है, तो हम नए प्रशिक्षुओं या पुराने प्रशिक्षुओं को वो रिसर्च ट्रांसफर कर देते हैं।
तो इस तरह से हमारा चलता है। और भैया कुछ ऐड करना है इसमें? दूसरा मैं बोलना चाहूंगा कि एक अच्छा भयंकर रोगी जितना जो जो पीड़ा होगा ना, एक कहावत है, जिसकी ना फटी हो विवाही वो क्या जाने पीर पर आई। विवाही मतलब पैर की एड़ियां जिसकी नहीं फटी होंगी, वो दूसरे का दुख दर्द नहीं समझ सकता है। तो संस्थान के बारे में एक स्पेशल चीज कहना चाहूंगा, जो इसके प्रणेता है आचार्य ब्रजमणि जी। वो 2003 में कैंसर से पीड़ित थे और डॉक्टर्स ने, टाटा मेमोरियल मुंबई ने उनको घोषणा कर दी थी कि उनके पास अब समय ज्यादा नहीं है। वहां उससे पहले उनका जो जीवन था वो एक भागवताचार्य थे। वहां से उनके जीवन ने यूटर्न लिया, जैसे भैया ने बताया कि एक संत जी उनके जीवन में आए और उन्होंने उनको ठीक किया। फिर राजीव भाई दीक्षित से सभी लोग परिचित हैं। वो भी एक दिन उनकी व्यासपीठ को उन्होंने मांगा और उनकी बातों को सुन के उनको मोटिव मिल गया, क्योंकि जिन गुरुजी ने उनको ठीक किया था उन्होंने बोला था कि आपको सबको छोड़ना है, धन को, और अब आप चिकित्सा के क्षेत्र में जाएंगे, लेकिन आप जमा जमाए काम को छोड़ेंगे कैसे, जिसकी आपको एबीसीडी भी नहीं पता। तो जो उनकी यात्रा थी ना, एक धर्माचार्य से एक वैद्य बनने की, वही यात्रा हमारे जितने भी साथीगण हैं सब अलग अलग प्रोफेशन से हैं। अगर मैं बात करूं तो मैं फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल डिवाइस से रहा हूं। अभी अगर मनीष भैया की बात करें तो आप भी डिवाइस इंडस्ट्री और एनर्जी फील्ड से काम करते आ रहे हैं। सभी लोग वहां के साथ साथ एक नई दुनिया में हम सब लोग एक चिकित्सक बन गए, क्योंकि हम सभी किसी ना किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं हार्मोनल डेफिशिएंसी सिंड्रोम से जूझ रहा था और उसके कारण से मुझे किसी टाइम पे नींद नहीं आती थी, लेकिन गुरुजी के संपर्क में आने से और साधारण से रंगों से मैं ठीक हुआ। इसी प्रकार से मनीष भैया भी बहुत गंभीर पीड़ित थे और इनको जो स्टेरॉइड और दवाइयां नहीं कर पा रही थी लाखों रुपए की, वो कार्य साधारण से रंगों ने किया। तो आप भी इस तरह से जुड़ गए। और हमारे जो सेवा मंडली के ज्यादातर सदस्य हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा साथी है जो गंभीर रोगी नहीं था। तो आज सभी लोग ठीक हुए हैं। तो सभी का आज मोटिव है कि गुरुजी के मार्गदर्शन में इस अच्छी विद्या को घर घर तक पहुंचाया जाए। भैया और कोई तो प्रश्न गुरुजी अगला से कोई? कब और कहाँ कैसे मिल सकते हैं? गुरुजी दो तरीके से मिलते हैं। एक तो जहाँ पे भी शिविर आयोजित होते हैं तो उन शिविरों में उनकी घोषणा महीने भर पहले, 15 दिन पहले सोशल मीडिया के माध्यम से सभी को होती है। अदरवाइज संस्थान दो जगहों पर गुरुजी सेवाएं देते हैं, एक पलवल में शुगर मिल के पास और दूसरा वृंदावन जैत में एनएच पे ही है। तो ये दो स्थानों पे गुरुजी पेशेंट देखा करते हैं। और जब गुरुजी नहीं भी होते हैं और वायदे पे किसी को जाना है तो गुरुजी के एब्सेंस में भी वहाँ पे अच्छे प्रशिक्षित लोग ही सेवाएं संचालन कर रहे होते हैं, तो गुरुजी के एब्सेंस में भी दिखा सकते हैं गुरुजी को। वहाँ पे 7 दिन सेवा होती है, सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक। और इसके अतिरिक्त या जैसे गुरुजी से कभी फोन पे भी बात हो सकती है अगर किसी को जरूरत हो तो? गुरुजी वैसे तो व्यस्त रहते हैं, लेकिन अगर किसी को अति गंभीर आवश्यक कार्य है तो गुरुजी की बात करा तो दी कर जाती सकते हैं। है ना। गुरुजी सहज और जी सुलभ है सभी के लिए। दूसरा, मान लीजिए जैसे ऑनलाइन भी बहुत सारे रोगी ट्रीटमेंट लेते हैं, और ज्यादातर जो हमारे प्रशिक्षु हैं वो वही हैं कि जिन्होंने पंचतत्व को समझा, प्रिविलेज लिया इलाज के रूप में, और समझने के बाद में उन्हें ये विद्या चिकित्सा अच्छी लगी, साइंस अच्छा लगा, तो इसको समझने के लिए जुड़े। अब उनमें से भी होता जी क्या है कि जैसे कुछ रोगी होते हैं जो हमारे चिकित्सक साथियों से ठीक हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम सीनियर साथियों के पास उनको ट्रांसफर कर देते हैं। हमसे भी ठीक नहीं होते हैं तो फिर हम उन्हें रेफर कर देते हैं कि कई बार कि आप गुरुजी के साथ जाके व्यक्तिगत संपर्क कर लीजिए। तो जी 70 to 80% केसेस में वो ऑनलाइन भी रोगी ठीक हो जाते हैं, चाहे उनको कोई भी गंभीर समस्या हो। और जो मैं बात कह रहा हूँ उसका प्रमाण क्या है, इसके लिए यूट्यूब पे अगर आप जाएंगे तो हजारों आपको वीडियो मिल जाएंगे जो उन लोगों ने भेजे हुए हैं जो ऑनलाइन चिकित्सा के माध्यम से भी ठीक हुए हैं। दूसरा, टेलीग्राम समूह में जब आप जाते हैं तो मीडिया में आप जाएंगे तो वहां पे भी आपको हजारों टेस्टिमोनियल्स फोटो के फॉर्म्स में मिल जाएंगे जो रोगियों ने ही ठीक होने पे भेजे हैं। जी जी दीदी। धन्यवाद भैया। जी धन्यवाद दीदी। भैया भैया फोन एक प्रश्न मेरा है। टाइम के बाद जी दीदी। में ट्रीटमेंट स्टार्ट जी कर दीदी सकते हैं? बोलिए। जी बोलिए। जी दीदी बोलिए। हाँ भैया, जैसे आपने बताया कि जनरली जो है जब हम किसी रोगी की चिकित्सा करते हैं तो उनका जो तत्व निकल के आता है चिकित्सा के लिए, वो उनका जन्म का तत्व होता है या उनका जो जन्म समय है वो तत्व होता है। तो जी मतलब ये कैसे पता करते हैं कि मतलब किस कौन से, मतलब इसमें थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए कि क्या है ये। ठीक है। अभी जैसे मान लेते हैं कि कोई वायु का रोगी आया हमारे पास, है ना, तो वायु का रोगी ऐसा नहीं होगा ये कि इनका किस इनका कारण से, सवाल ये है, इनका सवाल पहचानने के ऐसा लिए। है जी कि मान लो, हाँ मान लो कि मेरा जन्म अभी कोई 11 बजे, मेरा जन्म हुआ है 11:30 बजे दोपहर को, और मेरा जन्म हुआ है बैसाख, मतलब कोई डेट को हुआ है। तो उस डेट से और समय से कैसे पता लगाते हैं? तो बेसिकली हर महीने का एक तत्व होता है और हर 24 घंटे में
गौरव भैया ने जैसे जो है अभी घड़ी के बारे में बताया, तो 24 घंटे में भी हर समय का एक तत्व होता है। तो बेसिकली जैसे अभी दोपहर, मेरे यहाँ 11:30 बज रहे हैं यूएस में, आपके यहाँ रात को 8 बज रहे हैं, और ये सूर्य की स्थिति से ही चलेगा। तो मेरा तत्व इस टाइम 11 से 1 के बीच में अग्नि तत्व है, हर सामान्य अग्नि। और जो आप इंडिया में है तो आपका तत्व है 9 बज रहे हैं, तो आपको आपका प्रचंड अग्नि है। तो बेसिकली हर समय जब आप जन्म लेते हो तो आपका एक तत्व, डोमिनेंट तत्व डिसाइड हो जाता है, और आपका जो महीना है, जिस महीने में आपने जन्म लिया हिंदी माहानुसार, वो एक डोमिनेंट तत्व होता है। तो सपो जैसे कि मान लो आपका जन्म अगर आषाढ़ में हुआ है तो आपका पृथ्वी तत्व होगा, और दोपहर को 11:30 बजे हुआ है तो दूसरा अग्नि तत्व होगा। या तो ऐसे ही हम तत्व निकाल लेते हैं, और लगभग लगभग 90% या 80% रोगियों में वही तत्व रोगों का कारण होता है। तो बस उसके कंट्रोलर ऊर्जा का आप उपयोग करना शुरू कर दो तो आप ठीक हो जाते हो। और अभी कुछ ऐड करना है? नहीं भैया, कंप्लीट है। तो बेसिकली अगर आप चाहो तो गौरव भैया ने घड़ी बता दी है, हम महीनों के हिसाब से भी, गौरव भैया एक बार बता दीजिए कौन सा महीना कौन से तत्व का है। जब भी हम महीनों की बात करेंगे तो हम जैविक महीनों की बात करेंगे, मतलब जो सनातन संस्कृति या हिंदू आपका पंचांग के वीडियो हिसाब पॉज से। हो गया भैया, वीडियो चला गया जी, एक सेकंड, अभी वीडियो आगे क्या भैया? जी हाँ क्या। जब भी हम महीने की बात करेंगे तो इसको हम किसी भी महीने से समझ सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी महीने से, लेकिन बेहतर होगा कि उसको हम अगर पंचतत्व से प्रशिक्षित है तो हिंदी महीने के अनुसार ही समझें। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं वायु के महीने से। तो वायु का महीना रहेगा पूस, जिसको अगर अंग्रेजी कैलेंडर से जोड़ेंगे तो लगभग 15 दिसंबर के बाद वो कभी भी हो सकता है। पंचांग के अनुसार हर साल उसके दिन आगे पीछे होते हैं, किसी साल वो 25 और 30 दिसंबर तक भी चला जाता है, अदरवाइज आप 15 दिसंबर के बाद में लगभग मानिए कि पूस आता है। और पूस का जो महीना है वो वायु का है। तो वायु का महीने में, वायु का मतलब विचार हुआ, वायु का मतलब कैश फ्लो हो गया, वायु का मतलब आपका यातायात हो गया या ट्रैवलिंग हो गई। उसको रोकने के लिए पुराने टाइम में जो परंपराएं थी वो क्या थी कि रिश्तेदार किसी भी दूसरे रिश्तेदार के यहाँ नहीं जाते थे। कब? पूस के महीने में। और इसीलिए जो शादियां या सामूहिक किसी भी प्रकार का शुभ कार्य रोक दिया गया, कि अगर कोई भी शुभ कार्य करेंगे, शादी करेंगे या परंपरागत कोई भी कार्य करेंगे तो आप एक दूसरे जगह ट्रैवल करेंगे। तो इसको रोकने का पीछे का विधान था पूस वायु की तत्व। अब अगला महीना आता था माघ। माघ का जैसे ही शुक्ल पक्ष आता था तो आप देखते थे कि लोग नदियों के किनारे रुका करते थे 15 दिन या एक महीने के आसपास का, मिनिमम 15 दिन का उनका एक स्टे होता था नदियों के किनारे, वहां पे रहा करते थे। जैसे नर्मदा जी हो गई, गंगा जी हो गई, गंगा सागर हो गए, और वहां पे पूरा एक उनका जीवनचर्या थी समाज से छोड़ के, मतलब विचारों को त्याग दिया उन्होंने, सामाजिक विचारों को, और आध्यात्मिक विचारों के लिए कुटिया बना के नदी किनारे रहते थे। और वो भी उस टाइम पे उन 15 दिन ट्रैवलिंग नहीं करते थे, मतलब गति को उस टाइम पे त्याग देते थे जीवन से। अब इसके बाद आते हैं अग्नि के महीने पे। तो अग्नि का जो महीना आता है वो लगभग आप मान लीजिए कि फरवरी लास्ट से लेके और मार्च का जो महीना है वो आपका अग्नि का महीना, उसका पहला महीना है फाल्गुन। फाल्गुन का जो पहला त्योहार है वो है आपका होली। और होली में आप देखते हैं कि होली में जैसे ही आग लगी, आपका गेहूं भी पकता है और मौसम में गर्मी भी आना शुरू हो जाती है। तो आप क्या करना शुरू करते हो? पानी का संचय करना शुरू कर देते हो। जिन सर्दियों में आप ज्यादा पानी नहीं पीते थे, आप उन जैसी गर्मी की आट हुई तो आप ठंडा पानी, शीतल जल की तरफ जाते हो। जिन गर्म कपड़ों को आप पहन रहे थे, भले ही वो आपके लाख 10 लाख कितने भी महंगे हों, लेकिन जैसी गर्मी की आट आई तो उनको आपने, उन कपड़ों को, उन रजाइयों को आपने घर में बंद कर दिया। तो आप शीतलता की तरफ जा रहे हो। और जो होली का पहला त्योहार था उसका जो मुख्य पकवान था वो भी नमकीन था। और आपने किससे खेली? जल से खेली, मिट्टी से खेली, रंगों से खेली। तो आपने ऊर्जा ली सभी रंगों की, आपने उत्साह लिया सभी रंगों से, और पानी को शरीर पे डाला, मिट्टी को शरीर पे लगाया। मतलब पहले 5 दिन अलग अलग चीजों से होली खेली जाती थी, तो आपने जो जल शरीर में धारण किया था उसको स्टे कर रहे हो बॉडी के अंदर। और इसके साथ में जो पकवान थे वो नमकीन, मतलब वो फिर जल ऊर्जा को आपको बढ़ाएंगे, और आप शीतलता की तरफ जा रहे हो। अगला महीना इसका चैत्र आ जाता है। चैत्र का जो मुख्य त्योहार है वो आपका हिंदू पंचांग के हिसाब से नवरात्रि, और हिंदू वर्ष की शुरुआत भी वहीं से मानते हैं हम। तो जो चैत्र का महीना है उसमें भी आप शीतलता की तरफ जाते हो। उसके बाद का जो महीना है वो बैसाख है, लगभग आपका मई, मिड मई से लेके मिड जून। और अगला महीना जो है आपका वो ब्रेन का महीना है, जो कि आपका जुड़ेगा जून यानी ज्येष्ठ से। अब इस टाइम पे आप देखें लू यानी गर्म हवाएं चलती हैं। गर्म हवा मतलब लू। पहले महीने जब
फाल्गुन में लू अगर किसी को लगती है तो उसका सबसे ज्यादा जो असर होता है उसके पाचन तंत्र पे होता है, छोटी आंत पे। पूरे शरीर में कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन उसको जो सुधारने का घरेलू उपाय हुआ करते थे वो क्या होते थे कि उसको खाने में ऐसी शीतल चीजें दी जाती थी, भोजन हल्का कर दिया जाता था, या एक आध दिन का उपवास भी करा देते थे। अगला महीना जो था वो आपके हृदय से जुड़ा था। उस पूरे 9 दिन आप उपवास रखते थे, भोजन नहीं करते थे, अपने लिए व्यक्तिगत सोचना बंद, आध्यात्मिक जीवन चालू। मतलब दिल किससे लगता है, अपनों से लगता है या पैसे में लगता है आजकल? तो व्यक्तिगत जीवन को छोड़ के अध्यात्म में जाते थे। और इस टाइम पे अगर किसी को लू लगती थी तो उसका सबसे ज्यादा असर दिल पे होता था। तो उसके जो घरेलू उपाय होते थे वो उसी तरह के थे। इसके अगले महीने जो लगती थी वो स्पाइन, और उसकी पहचान क्या थी वैसाख में लगी हुई लू की, कि व्यक्ति का हाथ पैर टूट जाते थे, मतलब चलने फिरने में सिम्टम्स हो सकता है 4 महीने एक जैसे हो, लेकिन उसकी निर्णय लेने की क्षमता उस समय और चलने फिरने की क्षमता एकदम टूटती थी। इसी तरह से जब ज्येष्ठ के महीने में, ब्रेन के महीने में लू लगती है तो वो व्यक्ति सिर पकड़ के बैठता है। और घरेलू उपाय क्या करते थे, उसके सिर को ठंडा करते थे, शीतलता देते थे। अब अगला महीना जो है वो वर्षा ऋतु शुरू हो रही है, और ये पृथ्वी का महीना है। तो पृथ्वी के महीने में अगर आप देखेंगे तो पृथ्वी को कंट्रोल करती है वायु। तो इस जगह अगर जब भी आपको गर्मी लगती, पीछे भी गर्मी लगती थी लेकिन आपको पसीना आता था तो आप शीतल हो जाते थे। लेकिन जैसे ही बारिश के मौसम में, यानी कि लगभग जून लास्ट, जुलाई और अगस्त, आषाढ़ हिंदी के महीने से, और आपका सावन के महीने में जैसे ही आपको गर्मी लगी तो आपको पसीने से काम नहीं चलता बल्कि परेशानी होती है, क्योंकि आपके पसीने में एक अजीब सी चिपचिपाहट, मिठास होती है। और वो चिपचिपाहट ह्यूमिडिटी के कारण, आर्द्रता के कारण आपको सांसें भारी हो रही होती हैं। जैसे बीपी हाई या बीपी लो के लक्षण होते हैं ना, वैसा लगता है। और आपका मन करता है कि खुले में भागे, क्योंकि अब पेड़ तो बचे नहीं, तो आपके पास एसी और पंखे और कूलर है, लेकिन कूलर भी इन दिनों काम नहीं करते। अगर आपके पास आसपास में हरियाली है तो उससे अच्छा ट्रीटमेंट उस टाइम पे कुछ नहीं होता। अब अगले महीनों में चलते हैं, भादों में और क्वार पे। तो भादो मतलब हो गया अगस्त का बिल्कुल लास्ट फेज, और सितंबर का फर्स्ट फेज। और इसके अगला जो महीना आया वो आपका लंग्स का आया। भादो जो थी वो आपका अंगों से अगर जोड़ा जाएगा तो बड़ी आंत से जोड़ा जाएगा। तो इस टाइम पे भी भोजन में लोग सतर्कता रखते हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी रहती है तो खा भी नहीं पाते उतना। और अगला महीना जो आता है, जैसे ही आपका लंग्स आया, वो फिर आध्यात्मिकता से जोड़ते हैं, सामाजिकता से जोड़ते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, फिर से 9 दिन उपवास करते हैं। और इन्हीं 15 दिन आपके पूर्वजों से, आपके जो पूर्वज गए उनको जब पंचतत्व विलीन कर दिया, किसी भी पद्धति से, संस्कृति से आपने उनके शरीर को नष्ट कर दिया, तो वो पंचतत्व विलीन हो गए। और जब वो जाएंगे तो उनकी जो नेक्स्ट जीवन है वो उसी आकाश में जाएगा। इस आकाश गंगा में ही सारे ग्रह हैं। वो चाहे वायरस बने, बैक्टीरिया बने, पशु बने, पक्षी बने, कीड़ा बने, वृक्ष बने या मानव बने, तो उनकी सुगमता के लिए, उन तक ब्लैशिंग पहुंचाने के लिए एक परंपरा चलती है जिसको पितृपक्ष के नाम से जानते हैं। इसके अगले महीने में जल का महीना आ जाता है, तो जल में हम दीपदान करते हैं। और इसका पहला सबसे बड़ा जो पर्व है वो है दीपावली। तो जैसे ही सर्दियों की आहट आती है तो आप क्या करते हो, गर्म खाना शुरू और गर्म पहनना शुरू, और विचार करते हो। तो विचारों के लिए, अपने विचारों को पवित्र रखने के लिए, एक महीने कार्तिक की पूजा भी चली जाती है, जिसमें ब्रह्म मुहूर्त में लोग उठ के तुलसी का पूजन किया करते थे, दान पुण्य किया करते थे। इसका अगला जो महीना आएगा वो माघशीस, जिसको अगहन भी बोलते हैं, और ये आपके किडनी से जुड़ा होगा। जल मतलब डर, चिंता, तनाव, भय। और उसकी जो सबसे एक नंबर दवा है वो है पॉजिटिव हो जाना, युवा शक्ति के साथ रह लेना, उनके सानिध्य में चले जाना। जो लगभग 28 से लेके और 36 वर्ष के युवा है उनके साथ होना, और साथ में मीठा और गर्म भोजन हो गया आपका, तासीर में गर्म कपड़े, इनसे हम उस जल से बचते हैं। तो ये मोटा मोटा एक परिचय था इन 12 महीने की ऊर्जाओं से। तो बेसिकली दीदी ये बता दिया कि टाइम और महीने से में ऊर्जाएं रहती हैं, कोई ना कोई महीना और टाइम किसी ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है। बस वही उसकी लगभग बढ़ी हुई ऊर्जा रहती है। अभी जिसका जन्म अग्नि में हुआ है तो उसको गर्मी ज्यादा लगेगी, पानी प्यास ज्यादा लगेगी, उसको पानी पीना चाहिए। और थोड़ा सा गर्मी में तीखा नहीं खाना चाहिए। इस तरह के छोटे छोटे नियम है। जिसका पृथ्वी में जन्म हुआ है उसको मीठा नहीं खाना चाहिए, और या कम खाना चाहिए, पीले कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, बेसिकली और हवा में इसमें रहना एक चीज, चाहिए। तो बस छोटे बेसिकली इसमें छोटे नियम फॉलो करने। हाँ जी। बेसिकली मैं इसमें एक चीज जोड़ देता हूँ, भैया ने जो बताया ना उसी को थोड़ा सा समझाने की दृष्टि से एक चीज जोड़ रहा हूँ मैं। कि मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति का जन्म रात्रि 11 बजे से लेके 1 बजे तक वो भी वायु है, और रात्रि 1 से लेके 3 बजे तक वो भी वायु है, रात्रि 11 से लेके 3 बजे के मध्य हुआ है,
वर्ष के महीनों में दिसंबर लास्ट से लेके और फरवरी यानी कि पूस और माघ में हुआ है, तो ये भी वायु का महीना है। और अगर ऐसे व्यक्ति को चलने में, किसी भी तरह की यात्रा में, किसी भी प्रकार के विचार में, किसी भी प्रकार के धनोपार्जन में और किसी भी प्रकार के भोजन में, खट्टा लेने से, छोटे बच्चों के साथ खेलने में, पेड़ों के सानिध्य में बैठने से समस्या हो रही है, तो ऐसे व्यक्ति को हम सीधे परहेज बोल देंगे कि वो व्यक्ति स्वाद में खट्टा नहीं लेगा और भोजन में कोई भी हरा पदार्थ या उसके कमरे में उसके सोने बैठने की जगह पे जितना संभव हो सकता है हरा रंग का पर्दा, हरे रंग की तकिया, हरे रंग की चादर, हरे रंग का कमरे में कोई भी वस्तु नहीं हो जिसका उस पर प्रभाव पड़े, हरे रंग की लाइट ना हो। और इवन अगर वास्तु के अनुसार वो बैठेगा तो वायु तत्व के जगह पे नहीं बैठेगा, वायु कोण में नहीं बैठेगा, फिर वो आकाश के तत्व में बैठेगा, बीच में बैठेगा, खुली जगह पे बैठेगा। तो इतना सा उपाय उस व्यक्ति के लिए हम बोलेंगे अगर उसका वायु का जन्म समय है और जन्म माह है, लेकिन उसको वायु संकेत कर रही है कि कष्ट दे रही है, तो अगर कष्ट नहीं दे रही है तो आप निर्बाध जिस भी ऊर्जा में आप जन्मे हो आप यूज कीजिए, लेकिन जैसे ही दिक्कत हुई और आपको इसका ज्ञान है तो आप सबसे पहले इसको छोड़ देंगे। भैया एक क्वेश्चन और है, इनका कोई शास्त्रीय प्रमाण है या मतलब ये कहाँ से मतलब पता चलता है कि क्या चीज है ये पंचतत्व? जी, कोई किताब है, कोई बुक है, कोई पुराण है? जी जी, एक पुस्तक है पंचतत्व चिकित्सा सिद्धांत के नाम से, मेरे पास अभी वो पुस्तक है तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। और इसमें जो प्रमाण की बात करते हैं तो जितने भी हमारे यहाँ शास्त्रीय ग्रंथ हुए हैं, चाहे मैं रामायण की बात करूं, महाभारत की बात करूं, गीता जी की बात करूं, चारों वेदों की बात करूं, उपनिषदों की बात करूं, पुराणों की बात करूं, या गीता दुर्गा सप्तशती की बात करूं, तो सभी जगह इन पंचतत्वों का विवरण आता है। लेकिन ये डिकोड है, डिकोड मतलब इनको लॉक कर दिया गया, जिससे कि हमारे आदि ऋषि मुनियों को भी पता था कि जिस टाइम पे महाभारत हुआ ना, तो महाभारत के टाइम पे सारी विद्याएं आम थी। जैसे आज की डेट में एसी और पंखा आम हो गया ना कि एक आम आदमी के पास है, ऐसे ये मंत्र शक्तियां आम हुआ करती थी, हर व्यक्ति के पास थी लगभग समाज में। तो उनका मिसयूज ना हो उसके लिए कलयुग में, इसके लिए भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में उन सभी योद्धाओं को समाप्त करा दिया जिनके माध्यम से ये विद्याएं जा सकती थी। अब ये जितनी भी विद्याएं हैं इनका अगर दिख पा रहा है क्या कैमरे के सामने, जितना भी विवरण है अगर आपको इन शॉर्ट समझना है तो पंचतत्व चिकित्सा सिद्धांत के नाम से एक पुस्तक है जो आपको अमेजोन पे और संस्थान की वेबसाइट पे लिंक मिल जाएगा, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। इसका जो पहला चैप्टर है 5 बेसिक एलिमेंट एनर्जी इन रियल सेंस, उसको अगर आप समझेंगे तो वो आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के स्तर तक पंचतत्व को समझाती है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यानी कि एटम से हर बेसिकली चीज का इस बुक निर्माण में हो ना रहा है। सारे रेफरेंसेस भी हैं जहाँ से हमने पंचतत्व को संकलित किया है। जी तो बहुत सारे रेफरेंसेस जो भी ग्रंथों के हैं डिफरेंट डिफरेंट, जी, और मुख्य जो है वो सांख्य दर्शन है, थोड़ा सांख्य टफ दर्शन है, ग्रंथ वेद है है, तो सिर्फ शिरोदय है, और इसके अतिरिक्त गीता का 7वां 9वां अथर्ववेद है। 10वां और 11वां है, अथर्ववेद है। और इन सभी से इसमें रेफरेंसेस हैं, हर पेज पे आपको अगर कोई श्लोक भी आया, कोई शुक्ति भी आई है तो उसका रेफरेंस भी बताया गया है कि कहाँ से आई है। इसके पीछे गुरुजी का लगभग 17 से 20 साल का अनुसंधान है और ईश्वरी कृपा है, क्योंकि बहुत लोग इन वेदों को सांख्य दर्शन पे या सारे शास्त्रीय ग्रंथों का पाठ भी करते हैं और उन पे प्रवचन भी करते हैं, लेकिन उनको डिकोड करके चिकित्सा के रूप में मानव व्यवहार से बहुत कम लोग जोड़ पाए हैं आज के संदर्भ में। जी भैया धन्यवाद। और कोई प्रश्न? भैया 1.25 घंटे हो गए भैया कितने? एक प्रश्न है। 1.25 घंटे क्या बोले? हाँ जी जी भैया प्रणाम। आपका मोटिव क्या है, संस्था का आगे का क्या मतलब रोड मैप क्या है, आगे क्या करना चाहते हैं, और इस चिकित्सा का मतलब हम लोग कैसे इसमें हेल्प कर सकते हैं, कैसे आपसे जुड़ सकते हैं? जी, इस सिद्धांत को समझने के लिए एक आध्यात्मिक गुरु हैं जिनको पंडित श्री राम शर्मा के नाम से जाना जाता है और जो कि विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक थे। उनका एक नारा था, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। तो जिस समय संस्कार में हम रह रहे हैं, आज से 30-35 साल पहले हमारी जानकारी में कोई भी परिवार मुश्किल से मिलते थे कि जो पूरे बीमार हो। प्लीज म्यूट कर लीजिएगा रेनू जी। तो हमें बहुत मुश्किल से लोग बीमार मिला करते थे। आज ऐसा क्या हुआ कि हर घर में बीमार हैं, स्वस्थ लोग नहीं मिल रहे हैं। तो उसको सुधारने के लिए बहुत बड़े हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा शिक्षा में सुधार चाहिए, थोड़ा सा हमारे संस्कारों में सुधार चाहिए, परिवारों में सुधार चाहिए। तो सुधार तो को बेसिकली पहुंचाने मैं का अगर कार्यक्रम, शॉर्ट में बताऊं तो सेवा ही मिशन है। भारत की विचार को सब जगह स्थापित करना है
और आगे प्लानिंग ये है कि घर घर में पंचतत्व चिकित्सा पहुंच जाए, हर किसी को जानकारी हो। कम से कम चिकित्सा ना कर सके तो जो एक्सपर्ट की एक बड़ी टीम हो तो उनसे सलाह ले सके। गांव गांव तक जी पहुंचाना है। आप लोग इसमें सहयोग कर सकते हैं, आप सीख के सहयोग कर सकते हैं। आपको सीखने का मन नहीं है तो संस्थान के बारे में लोगों को बता सकते हैं, ये भी एक तरह की सेवा है। दूसरा ये है कि आप अपने यहाँ हमको बुला के शिविर करवा सकते हैं, हमारी सेवा मंडली भी तैयार रहती है। तो हम जनरली जी भैया। शनिवार रविवार या छुट्टी के दिनों में पूरी टीम, हमारी 2-3 लोगों की टीम सुबह 10 बजे से 4-5 बजे तक आके आपके गांव में शहर में जाके सेवा कर सकती है। आप चाहे तो गुरुजी को भी 3-4 दिन के लिए बुला सकते हैं। जनरली हमारी सेवा मंडली को बुलाने के सदस्यों को बुलाने का कोई आपको ऐसा कोई भी धन का व्यय नहीं करना होगा। बस हमें बस आपको अपनी तरफ से ये करना है, व्यवस्था करनी है कहाँ पे हम सेवा दे सकते हैं, वहाँ के लोकल लोगों में प्रचार करना है कि ये सेवा टीम आ रही है, बिना दवाई के बिना पैसे के ट्रीट करेगी। तो इस तरह से आप बुला सकते हैं, हमारी टीम आती है, सेवा करके लोगों की से चली जाती है। गुरुजी को बुलाने के थोड़ा सा प्लानिंग करनी पड़ती है कैलेंडर के हिसाब से, बाकी आसपास के लोगों दूसरा को मान हम लीजिए आपको कनेक्ट जी, कर मान देते हैं। लीजिए जैसे हम जैसे लोग कहीं पे भी जाके सेवाएं करते हैं तो हमें 50, 60, 70, 100 पेशेंट भी चलेगा। लेकिन जब भी आप गुरुजी को बुलाने के लिए प्लानिंग कीजिए तो कोशिश कीजिए कि आप 1000 नहीं तो कम से कम 300, 400 लोगों की पहले दिन व्यवस्था कीजिए। उसको मल्टीप्लाई करने का गुरुजी का काम है, क्योंकि जब परिणाम मिलते हैं तो चमत्कार को नमस्कार होता है। और अगर आप पहले दिन 300 से 400 पेशेंट का इंतजाम कर देंगे तो अगले दिन उसी स्थल पे गुरुजी 1500 से 2000 पेशेंट को बुलाने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि जो परिणाम है वही आपकी पहचान है। अभी गुरुजी ने जो हमें बोला है वो ये बोला है कि आप अब जहाँ भी आप रह रहे हो, जो हमारी 150 लोगों की टीम है या काफी और लोगों ने भी सीखा है, तो आप आसपास के 50 किलोमीटर के गांवों को आप चिन्हित कर लो, वहाँ के सरपंच और लोगों से, प्रधानों से मिलो, और वहाँ पे थोड़ा स्थान लेके, वो ज्यादा नहीं, 10 से 4 बजे तक सेवा करके 100-50 पेशेंट देखो और लोगों को वहाँ बताओ पंचतत्व के बारे में और आ जाओ। एक बार अलग जगह नहीं है, फिर जो लोग प्रभावित होंगे वो फिर आगे बढ़ाते रहेंगे। ऐसे ही हम पिछले 8-10 साल से हमने इस ग्रुप को ऐसे ही बढ़ाया है। जी भैया। जी। और जो रोड मैप और और कुछ मोटिव की बात थी, तो जो पंचतत्व चिकित्सा है इसको कई सारी जगह पहुंचा रहे हैं। जैसे परिवारों में अगर कोई भी महिला सीखती है तो परिवार का खूंटा होती है महिला, तो उन पूरे परिवार के बच्चों में और अगली पीढ़ी में वो संस्कार के रूप में जाते हैं। बहुत सारे विद्यालयों और संस्थानों और गुरुकुलों में भी जाके हम पंचतत्व के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उसका पर्पज है कि अगली जो पीढ़ी अगर वो सीखेगी तो व्यवस्था परिवर्तन होगा। और तीसरा, जहाँ पे भी गौशाला है या फिर बेजुबान पशु पक्षियों की सेवा की जा रही है, वहां पे भी हम पंचतत्व को सिखाने का कार्य कर रहे हैं कि बिना किसी धन के या न्यूनतम धन में और न्यूनतम समय के अंदर उन पशु और पक्षियों की रिकवरी हो सके। पांचवा भी स्टेप पिछले 4-5 साल से कर रहे थे, लेकिन इसको बड़े स्केल पे इस साल से जब से टेम्परेचर बढ़ता हुआ देख रहे हैं और पूरे मुंबई तक की यात्रा में, वृंदावन से मुंबई तक की यात्रा में जब से नंगे पेड़ देखे हैं, तब से कोशिश है कि उन नंगे पेड़ों तक वृक्षों को पहुंचा दिया जाए, यानी वहां पे जंगल डेवलप किए जाए। तो इस कुछ छोटी छोटी मुहिम में संस्थान जुड़ा हुआ है। आपका जो बारिश का पानी है उसको आप अपने घरों में सेव करना शुरू कीजिए, नाली में वेस्ट ना कीजिए, क्योंकि बहुत सारे शहर आने वाले 5 साल में ऐसे घोषित होने वाले हैं जिनका अपना भूगर्भ जल नहीं होगा। जैसे कि जिनमें से एक शहर है चेन्नई, जिसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है, जिसमें हजारों तालाब और झील हुआ करते थे। खुद का समुद्र है तो कोई ना कोई नदी भी वहां पे गिरती होगी, लेकिन उस शहर के अंदर 2000 मीटर नीचे तक भूगर्भ जल नहीं है। तो ये हमें जागना है, पर्यावरण भी बचाना है, खुद को भी सुरक्षित करना है, खुद को भी संतुलित रखना है। और तो कोई ये सभी सवाल? मेरा एक सवाल था सभी को। हरे कृष्णा। भैया कैमरा ऑन कर लीजिएगा। जी भैया। जी। जी मैं कमलेश कुमावत, राजस्थान से, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट। हम लोग अभी जो जी हम लोग अभी जो तैयारी कर रहे थे भैया, आने वाले पृथ्वी को लेके हम तैयारी कर रहे हैं कि उसके संतुलन के लिए हमारे को वायु चाहिए, और वायु हम लोगों को जो देगा पेड़ ही देगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग उन चीजों से पीछे हट गए हैं कि पहले जो किसी जमाने में हुआ करते थे कि लोग पेड़ लगाते थे। आज की कंडीशन में भी यही कंडीशन है कि लोग आम खाते हैं। अभी सीजन आ रहा है जामुन का, आ रहा है आम का, चल रहा है अभी आने वाला सीजन है जामुन का। और हम लोगों ने भी, कल गौरव भैया से मेरी बात हुई थी और विकास जी भाई साहब से मेरी बात हुई थी कि सीट बॉल, तो अभी मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, कल मेरा बात हुआ है रेंजर साहब से, तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लाती है सीट बॉल के, तो वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। जैसे कि हम लोग उसका जो 10% का रेशो रहता है,
10% सीड बॉल ही उगेंगे उसमें से, बाकी के जो बीज है हमारे बिगड़ जाएंगे। तो नहीं उसमें भैया, कहीं ना कहीं हमारी में, हाँ जो हम पिछले 4-5 साल से अमोल भैया के संरक्षण में, ममता बहन और छत्तीसगढ़ जी में बहुत सारी जगह हम काम कर रहे हैं, तो हमें जो जी जर्मिनेशन मिला है ना इसका, वो जी। 99% तक जर्मिनेशन मिला है। प्रॉब्लम क्या आती है, फिर उसका आगे संरक्षण नहीं होता। जब भी आप बीज मेन दिक्कत इकट्ठा वही आती करेंगे, है। जब जी भी आप बीज इकट्ठा करेंगे तो सबसे पहले उसको रोग मुक्त करेंगे और उसको पोषण जी देंगे। रोग मुक्त करने के लिए आपके पास है गाय, देशी गाय का गौमूत्र, गोबर, चूना और चूल्हे की जी। निकली हुई राख। ये हम्म 4 अवयव है, उनसे उसको पोषित करना है, तो वो रोग मुक्त हो गया, उसको पोषण मिल गया। फिर मिट्टी में इन्हीं चारों चीजों को मिलाने के साथ में और खाने वाला चूना मिलाने के साथ इसको आप बॉल बना के सीड को बंद कर देंगे और उसको धूप में सुखा लेंगे। मतलब उसमें 1% भी मॉइस्चर नहीं होगा। अगर मॉइस्चर होगा तो बीज अंकुरित हो जाएगा। ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर से कोई भी बीज अंकुरित होता है। अब करना क्या है कि उनको सुखा के संरक्षित रख लीजिए। जब 2-1 बारिश हो जाएंगी तो उनको आपको जमीन में फेंक देना है, ऐसी जगह पे जहां पे लोगों की आवाजाही कम से कम हो और जानवरों का प्रकोप कम से कम हो। नहीं तो कोई भी छोटा जानवर होता है ना, और अगर वहां पे घास नहीं है, निर्जन है, तो उसको घास प्रिय है, तो जैसे ही कुछ भी पौधा उगेगा तो वो घास में खा लेगा। तो आपको करना क्या है, पहला स्टेप है आपका बीजों का चयन करना। बीज जो आप चयन करेंगे वो आपके देशी और जैविक बीज होने चाहिए। मतलब जैविक तो आपने उसको जो प्रक्रिया की वो जैविक बना दिया उसको, ठीक है, उसमें जैविक ऊर्जा दे दी। दूसरी प्रक्रिया में आपको जगह का चयन करना है। जैसे अभी विकास भाई ने चयन किया है उस पूरे पहाड़ का, तो अब उस पहाड़ पे लगाने के लिए हम क्या करने वाले हैं। अगर प्लेन जगह होती तो हम बोलते कि उसको आप हलों से या ट्रैक्टर से पूरा का पूरा जुताई कर दीजिए। तो उससे फायदा होता है कि जब बारिश जाती तो मिट्टी पोरस हो जाती और उसमें पानी जाता और कुछ घास भी उगती और हमारी फेंकी हुई सीड बॉल भी उग जाती। अब दूसरा क्या है कि वहां पे अगर पहाड़ है तो हम ये तो नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे कि वहां पे बच्चों को जोड़ेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, 4 से 5 इंची गड्ढा करेंगे। अगर छोटी सीट बॉल है तो उसके लिए पर्याप्त है, अगर आम जैसी सीट बॉल है तो 6 इंची तक की सीट बॉल होगी। उसके लिए थोड़ा सा बड़ा गड्ढा कर लेंगे हम। अब उसमें उन सीड बॉल को रख देंगे, थोड़ी सी मिट्टी डाल देंगे। अगर हमारे पास कुछ पोषण के लिए डालना है खाद तो वो भी डाल सकते हैं, नहीं भी डालेंगे तो उसके पास पर्याप्त है। जमीन के अंदर नमी है, क्योंकि गड्ढे हमने पहले से खोद के रखे हुए थे, तो उनके अंदर पानी गया है, नमी गई हुई है। अब पौधे को उगने के लिए क्या चाहिए, मौसम से क्या चाहिए उसको, मौसम से चाहिए थी उसको ह्यूमिडिटी और प्रकाश दूसरे नंबर पे, ठीक है। तो वो दोनों चीजें मिलेंगी। अब उसको जानवर ना खाएं और उसके आसपास जड़ें पोरस रहें। तो अपनी जो खसकी घास होती है, मूंज की घास होती है, या आपके जो भी घास होती है, या छोटे पौधे हो सकते हैं, वो तुलसी भी हो सकती है, आपके गेंदा के फूल भी हो सकते हैं, या ऐसे पौधे जिनको जानवर नहीं खाते हैं, तो उनके बीज भी वहां पे फेंकेंगे। अंडी एक उनमें से पेड़ हो सकता है जो बहुत तेजी से उगता है और वो जमीन को पोरस भी करेगा। एक बड़े पेड़ के साथ एक आप अंडी लगा दीजिए, तो बड़ा पेड़ जैसे जैसे बढ़ेगा वो अंडी से पोषण लेगा। धूप और बारिश ज्यादा होगी या सर्दी ज्यादा होगी तो उससे बचाने का संरक्षण कार्य वो अंडी दे देगी। 3 महीने में वो इतनी बड़ी हो जाएगी, दूसरे पेड़ को वो सपोर्ट भी देगी। तीसरा, छोटी छोटी जो घासें होंगी उनके अंदर अगर पेड़ लॉक है, जैसे आपने खसकी घास लगा दी जिसको मूंज बोलते हैं, कोई और घास लगा दी, उसके अंदर आपने पेड़ को लगाया, तो आपको अलग से ट्री गार्ड नहीं लगाना, ठीक है, उसके अंदर वो पेड़ सुरक्षित है। अब जिन पेड़ों के आसपास आप घास नहीं उगा पा रहे हो या अंडी नहीं उगी है, तो उनके लिए क्या करिए, आप बांस या जो भी फ्री में आपको लकड़ी या वेस्ट मटेरियल मिल जाए उसके आप 3 पाइप गाड़िए, 3 लकड़ी गाड़िए। आपके पास जाली हो सकती है, नेट हो सकती है, पुरानी साड़ी हो सकती है, या पुरानी रस्सी हो सकती है, कतरन हो सकती है, जो आपको मिल जाए। लोगों को जोड़िए, बच्चों को जोड़िए, उनके माध्यम से उनको बनाइए और उनका एक घेरा बना दीजिए 5-5, 6-6 फुट तक। अगर आपने उन पेड़ों को सिर्फ 2 साल बचा लिया, सिर्फ 2 साल, तो आप देखेंगे कि वो पेड़ किसी जानवर के और किसी व्यक्ति के रोकने से रुकेंगे नहीं, वो बढ़ जाएंगे तुरंत। और देखा कि जो छत्तीसगढ़ में जैसे 20,000 सीड बॉल्स डाली थी, उगी तो लगभग वो 99% थी, लेकिन उनमें से आज रिकॉर्ड तौर पे 11,000 से ज्यादा पेड़ संरक्षित हैं इन 4 सालों में। तो बस इसी काफिले को बढ़ाना है। और सीड बॉल बहुत अच्छा प्रयोग भी है, क्योंकि जब आप पेड़ को लगाते हो ना नर्सरी से लाके, तो उसमें सबसे पहला व्यय है धन का। दूसरा व्यय है कि उस पेड़ को ज्यादा देखभाल की आवश्यकता होगी। जैसे आपके घर में एक बच्चा जन्म लेता है ना, और एक सड़क पे जी रहने वाले व्यक्ति का बच्चा जन्म लेता है, तो किसको देखभाल की ज्यादा आवश्यकता होती है। जी, जो घर का बच्चा है उसी को ज्यादा देखभाल किया है, वो सड़क वाले की इतनी जरूरत नहीं होती। नहीं होती ना, वो किसी जानवर का व्यक्ति हो जी। चाहे मनुष्य का व्यक्ति हो, क्योंकि वो उसके हम्म। साथ ढल जाता है, तो उसके अंदर इम्यूनिटी ज्यादा होगी। तो जो खुद बीज उगेगा ना मौसम से लड़के, उसके अंदर इम्यूनिटी ज्यादा होगी। तो जिस पौधे को लगा के आप जितनी देखभाल करोगे, उसकी सिर्फ 1/10 भी अगर आप मेहनत करोगे तो पौधा जी जाएगा और आपका लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा। ठीक ठीक है भैया, और थोड़ा बाद में कर देंगे, शॉर्ट में करते जी, हैं। और इसके कोई लिए एक सवाल है? कल सेशन भी रखेंगे पेड़ों के ऊपर अमोल भैया के साथ, उनका मार्गदर्शन भी लेंगे। जी जी अभी भैया। मेरा एक सवाल है जी, कैमरा ऑन कर लीजिएगा। कि कई बार ऐसा होता है कि
रिश्ते के हिसाब से कोई व्यक्ति घर आता है, मानो जैसे मान लो मेरी बहन ही आई है और उसके आने के बाद शरीर में अगर कोई दर्द वगैरह होता है, कमर में दर्द है तो वो ठीक हो जाता है और जाने के जी बाद फिर हो जाता है, या किसी के आने से ज्यादा बढ़ जाता है। तो क्या रिश्तों का और पंच तत्व का कोई आपस में मेल है? ये शॉर्ट में दे दो आप आंसर। और भैया गाड़ी का हेलमेट। भैया एक सेकंड, बस अभी कोई आया, मैं एक हाँ सेकंड उत्तर दे रहा ठीक हूँ। दीदी जैसे आपने मैं बोला बता ना कि हाँ, रिश्तों के ऊपर भी गुरुजी के कुछ वीडियोस मिल जाएंगे आपको जिसमें विस्तृत जी चर्चा की गई है। अगर एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं तो बहन जो है ना वो आपकी वायु तत्व में आएगी, जी ठीक है। इसी प्रकार से गुरुजी ने बताया कि कोई और इसका पृथ्वी तत्व में आएगा, ठीक। तो जब भी आप अपनी ससुराल जाओगे तो आप वहां पे मिठाई लेके जाएंगे, लेकिन बहन क्या जाएंगे तो मिठाई भले ले जाइए, लेकिन उससे ज्यादा संख्या में फल जरूर लेके जाएं। अगर आप सिर्फ मिठाई लेके जा रहे हैं तो आपके रिश्तों में वो प्रगाढ़ता नहीं रहेगी। तो होता था ना कि जब भी कहीं रिश्ता करते थे बहन का, बेटी का, तो सबसे पहले क्या भेजते थे? फल ही भेजते थे। फल भेजते थे, फिर फल उसके बाद भेज में मिठाई जाती थी, है ना। हाँ जी और जब लड़के वाले आते थे और हाँ रिश्ता जी करते थे तो वो सबसे पहले मिठाई, पैसे और कपड़े रखते थे, उसके बाद में फल देते थे। जी ऐसे ही होता था ना। तो हाँ उन जी परंपराओं को हमें समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके ऊपर पूरा का पूरा विस्तृत आपको मिल जाएगा। अब अगर कोई रिश्ता आपका वायु तत्व में है तो जी उसका कंट्रोलर है आकाश। तो ऐसे व्यक्ति के साथ में अगर आप सफेद कपड़े पहन के बैठेंगे, ब्राउन पहनेंगे, सफेद या ब्राउन परिवेश में रखेंगे, खुली जगह पे रखेंगे, स्वाद में चटपटा और कसैला भोजन दे देंगे, तो वो भले ही कितना भी आपको तंग करते थे वो कुछ कंट्रोल में रहेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से जब आप हॉस्पिटल जाते हो तो उस टाइम पे भी आप फल लेके जाते हो, मिठाई नहीं लेके जाते। तो वो सारे तत्व और सारी प्रक्रिया आपको उन वीडियो से मिल जाएंगी। ठीक। जी दीदी। जी और कोई सवाल है किसी का? जी प्रणाम भैया। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि कैमरा ऑन कर लीजिए आप। जैसे अभी जो इतनी चर्चा हुई है तो उसमें जैसे बताया आपने कि हर एक स्वाद का संबंध एक तत्व से है और एक हर मौसम का संबंध भी एक तत्व से है। तो क्या पहले ऐसे होता था कि मौसम के अनुसार सबका खाना भी अलग होता था, और ये मौसम, स्वाद और खाने का आपस में कोई कनेक्शन भी है क्या अकॉर्डिंग टू पंचतत्व? गौरव भैया अभी आप देखते हो कि मौसम के साथ साथ तीज, त्योहार, शादी, विवाह, फंक्शन, हर टाइम पे एक स्पेशल ड्रेस कोड हुआ करती थी, है ना, होती थी ना। जी। तो वो ड्रेस कोड क्यों थी? उस ड्रेस कोड के पीछे कुछ ना कुछ कारण था। जैसे कि अगर भारत की शादियों की बात करते थे तो वहां पे लाल जोड़ा होता था, क्योंकि वो लड़की बहुत दुखी होती थी कि उसका घर छूट रहा है, तो उसको एक उत्साह देना था, एक एनर्जी देनी थी, तो लाल रंग दिया। और जब यूरोप में या वेस्टर्न कल्चर में जब शादी होती है तो उसको क्या पहनाते हैं? सफेद जोड़ा। क्यों? क्योंकि वो इतना ज्यादा एनर्जी में है, इतने ज्यादा उमंग में है कि वो हरकत भी कर जाएंगे जो वहां पे नहीं करनी चाहिए सबके सामने, है ना। तो उनको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए वो सफेद रंग आप पहनाते थे। अपने आप विधवा को क्या करते थे? सफेद रंग पहनाते थे, क्योंकि अब उसको जीने का एक अलग ढंग हो गया। तो उसके अंदर वैचारिक कोई भी खराब विचार ना पनपे, उसके लिए उसको शांत किया गया। तो सफेद, ब्राउन, इस टाइप के रंग पहनाए गए, ठीक है। अब परंपराओं से जैसे आपने जोड़ा, तो आप अलग अलग जगहों पे, जैसे आज भी फेस्टिवल में जाते हो, जैसे कच्छ का फेस्टिवल होता है। आवाज चली गई भैया आपकी। तो आपका कुछ एक जी, अभी आवाज आई हाँ क्या? तो दीदी हाँ आ रही। जी भैया। तो तो अभी आप बेसिकली आप ये मान के चलो कि जैसे अगर गुरु पूर्णिमा है या सावन में झूले या रक्षाबंधन का त्योहार है, तो आषाढ़ और सावन जो है वो पृथ्वी तत्व के महीने हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए वायु तत्व के व्यवहार वाले, जिससे कि त्योहार आ जाए, इसीलिए झूले झूलना या बहन का आना या गुरु का होना, तो इस तरह से गुरु पूर्णिमा मनाना, ये सब क्या है, इसमें आपस में एक संबंध है। वो आप डिटेल में प्रशिक्षण में भी सीख सकते हैं, गुरुजी के काफी सारे वीडियो भी हैं। ऐसे ही दिवाली पे मीठा खाना, दिवाली या होली पे नमकीन खाना, या 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 आपके ये जो हमारा मकर संक्रांति पे तिल गुड़ खाना, तो हर त्योहार पे क्या खाना है, कैसे मनाना है, किसके साथ मनाना है, ये सब आपस में संबंध रखता है, जिससे कि आप अपने बढ़े हुए तत्वों को मौसम और समय के अनुसार कंट्रोल कर सको। जी भैया, पर भैया और मतलब कुछ ऐड मौसम करना? के अनुसार खाने की क्या व्यवस्था थी पहले?
मौसम के अनुसार आप ऐसा देखो कि जैसे अचार का मौसम है तो अचार का मौसम जनरली सावन, आषाढ़ और सावन, कैरी के अचार की बात करें तो, क्योंकि पृथ्वी तत्व बढ़ा हुआ होता है तो खट्टा स्वाद अचार का होता है। उसके बाद भादों और बार जैसे दही खाना मना किया गया है भादों में स्पेशली, वो इसलिए कि दही का आकाश एक तत्व होता है। एक छोटा सा उदाहरण भी है इसमें जोड़ दीजिए। जो दही है, दही का रंग क्या है? सफेद है ना। और भादों की जो आकाश ऊर्जा उसका रंग क्या है? सफेद और ब्राउन। ठीक है, तो आप रंग से पहचान लीजिए। तो इसी प्रकार से जो लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं या जिन्होंने प्रशिक्षण ले लिया है, तो वो इस पूरी प्रक्रिया को वैज्ञानिक तरीके से जोड़ पाते हैं और उससे समझ पाते हैं कि कब किस चीज का सेवन करना है और कब नहीं। तो उसके लिए एक विशेष प्रक्रिया है जी। ऐसे ही दिवाली जल का समय है, दिवाली और बाकी उसके आगे का महीना तो मीठा खाते हैं। फिर वायु में तिल थोड़ा कसैला स्वाद खाते हैं, या अग्नि के मौसम में सबको पता है कि होली में नमकीन या नमकीन खाना या पानी पीना या थोड़े ठंडे पदार्थ जैसे गन्ने का जूस और ये सब ज्यादा चलता है उस टाइम। तो इस तरह से है ना। और किसी का कोई सवाल है? या 1.5 घंटा हो गया, आगे कंटिन्यू करना है या फिर? अगर किसी का प्रश्न है तो कर लेते हैं, नहीं तो फिर सेशन क्लोज करते हैं। प्रश्न तो भैया एक प्रश्न है कि इसका पंचतत्व का स्वर विज्ञान से क्या संबंध है? ठीक है, स्वर विज्ञान जो है उसको बोलते हैं कि शरीर में दो ऊर्जाएं हैं। जैसे हम शिव और शक्ति की बात कर रहे थे ना, तो आप चाहे पुरुष हो या स्त्री, आपके शरीर में दो व्यवस्थाएं दी है ईश्वर ने। एक सूर्य नाड़ी है और एक चंद्र नाड़ी है। ठीक है, सूर्य नाड़ी आपके शरीर को गर्म रखती है और चंद्र नाड़ी आपको शरीर को ठंडा रखती है। तो एक को मान लेते हैं जल और एक को मान लेते हैं हम अग्नि। ठीक है, अब 24 घंटे में जैसे सबको पता है कि 12 बार 2-2 घंटे की श्रृंखला में ये चक्र बदलता है इन्हीं 5 ऊर्जाओं में, इन 5 तत्वों में, और 6 ऊर्जाएं होती है क्योंकि अग्नि जो है प्रचंड अग्नि और अग्नि में बढ़ जाता है। तो जो आपकी नासिका से सांस ले रहे हैं उसको देखना होता है कि किस टाइम पे कौन सा स्वर चल रहा है। तो ये महीने को जब देखते हैं तो जैसे हिंदी महीनों में इसको 2 श्रृंखलाओं में बांटते हैं, 15-15 दिन की श्रृंखलाओं में। एक श्रृंखला हो गई इसकी शुक्ल पक्ष और एक श्रृंखला हो गई इसकी कृष्ण पक्ष। और इसमें दिन हो गए। दिन में अगर आप देखेंगे तो भादों, मतलब भादों कह रहा हूँ मैं, पड़वा, दौस, तीज, इस तरह से बोलते हैं ना कि पहला दिन से लेकर 15 दिन तक। तो उनमें जब भी आप उठते हो तो समय के अनुसार फिर आप देखते हो कि कौन सी नासिका चल रही है। तो उसका एक पूरा गहन विस्तृत है, लेकिन उसको मैं करने की सलाह नहीं दूंगा। उसको समझने के लिए बहुत ज्यादा आप मतलब उत्सुक मत रहिए, क्योंकि अगर गलत समय पे गलत तरीके से अगर कोई भी इन स्वरों को व्यवस्थित या कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो एक तो अपने साथ दिक्कत हम कर लेंगे। दूसरा क्या होगा, इन स्वरों को डिस्टर्ब करने से अगर बिना आवश्यकता के अनुसार हर समय हम कंट्रोल करेंगे तो हम अपने विचार और प्रकृति जो हमें प्रेरणा देती है ना कि ठंड लगती है तो हम क्या करते हैं, सिकुड़ के बैठते हैं, हाथ पैर घिसते हैं और कुछ गर्म खाते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं। लेकिन अगर इस व्यवस्था की तरफ हम चले गए तो हम उससे डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं। और कई लोगों को इतना तक देखा है कि उनका या तो मानसिक संतुलन खराब होता है या आत्महत्या की तरफ भी लोग गए हैं। तो उससे रोकने के लिए सबसे पहले आप पंचतत्व को समझें, प्रकृति को समझें। उसके बाद में जब आप इस पूरे चक्र को समझ जाए तब स्वर विज्ञान को समझने की कोशिश करें। बेसिकली स्वर विज्ञान क्या है, स्टीरॉइड मान लो आप, बहुत तेजी से असर करता है और अगर गलती तो उतना ही नुकसान हो सकता है। तो इसलिए उसको थोड़ा समझ के करेंगे तो अच्छा रहेगा। मेरे हाँ, मैं आपको ना स्पेशली एक चार्ट है वो शेयर कर दूँ, तो उसमें हर डेट के हिसाब से, हर दिन के हिसाब से कौन सा स्वर चलना चाहिए और नहीं चल रहा है तो क्या करना है वो सब जी, बताया। और अगर संभव होगा तो भविष्य में मिश्रा सर का इस पे एक अच्छा सेशन पर भी मैं करा। उसको उपयोग में नहीं लेता हूँ जी जी भैया, मेरा एक प्रश्न है, रखूं क्या? जी रखिए। हाँ हाँ प्रणाम भैया। जी गुरुजी प्रणाम का एक वीडियो देखा था कि उसमें बच्चों को सिखा आप रहे हैं आप कि वीडियो ऑन करके पूछेंगे तभी मैं जवाब हाँ दूंगा, नहीं तो हाँ जी वीडियो ऑन भैया, है भैया। जी भैया, मेरा मोबाइल एक्चुअली खराब हो गया तो मैं दूसरे मोबाइल से बोल रही हूँ। मैं नीतू अच्छा हूँ, ठीक है, राजस्थान से, चलिए चित्तौड़गढ़ से। हाँ जी बताइए। भैया, जी गुरुजी एक बच्चों को सिखा रहे थे कि पैरों को दिखाते हुए कि अपने हाथों की जो उंगलियां हैं वही 2 पैर है, वही 2 हाथ है। ये विज्ञान कौन सा है? ये भी दीदी पंचतत्व है, लेकिन इसकी आवश्यकता जब आप ऊर्जा के उससे जाते हैं ना कि आप ऊर्जा पहचानने लगते हैं और उससे करते हैं,
तो उसकी आवश्यकता पड़ती नहीं है। लेकिन जैसे छोटे बच्चे हैं गुरुकुल में और सिर्फ 15-20 मिनट या आधे घंटे की मुलाकात हुई गुरुजी की, तो वो कोशिश करते हैं उन आधे घंटे में एक ऐसा संस्कार देते हैं कि उसको कोई भी दिक्कत हो तो तत्काल वहां पे अपना प्राइमरीली इलाज कर ले। कभी संभव हुआ तो गुरुजी का उसके ऊपर एक सेशन भी रखवा लेंगे। जी भैया, धन्यवाद। जी दीदी। किसी और का कोई प्रश्न है या सेशन को बाइंड अप करें? भैया मेरे एक हिसाब क्वेश्चन से और अभी पूछना और चाहूंगी मैं। प्रश्न है लेकिन टाइम। हाँ हाँ पूछिए। नहीं तो फिर मैं बाद में कभी गुरुजी के सेशन में पूछ लूंगी नहीं अगर नहीं टाइम मांगो। पूछ लो अभी। अभी पूछ लो नहीं आप। बस ये जानना था कि जैसे आजकल गुरुजी रसोई के मसालों को नवग्रह से मतलब कनेक्ट करके बता रहे हैं ना, वैसे पौधों का क्या रिलेशन है ग्रह से? मतलब पौधे कौन से ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर हम किसी को पौधे गिफ्ट करते हैं तो उससे कोई हमारा ग्रह खराब होता है या फिर बैलेंस होता है या अच्छा होता है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है? मतलब दे सकते हैं किसी को गिफ्ट में या नहीं दे सकते हैं? देखिए, पहले जो बोला जाता था ना कि दान एक आपने शब्द सुना होगा कि दान बिल्कुल सही व्यक्ति को देना चाहिए। अगर गलत व्यक्ति को देंगे तो पाप की जगह पुण्य की जगह पाप हो जाता है। तो हाँ। पेड़ में भी जान होती है। तो अगर आप पेड़ किसी को दे रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति को दीजिए और बिल्कुल एश्योर होइए कि वो उसकी सेवा भी करे। भले ही वो पेड़ मर जाए किसी और कारण से, लेकिन वो हाँ। अपना उसके प्रति अपना धर्म निभाएगा। और आपने जी। किसी ऐसे व्यक्ति को पेड़ दे दिया कि वो ले जाके उसको फेंक देगा, तो वही फिर ना। आपको उसका नुकसान मिलेगा। दूसरा, हर पेड़ में कोई ना कोई तत्व प्रबल होता है और इन तत्वों को आप लग्न से, ग्रह से, नक्षत्र से जोड़ते हैं। तो अपने आप पंच वाटिका, नक्षत्र वाटिका, लग्न वाटिका और इस टाइप की कई सारी वाटिकाएं सुनी होंगी आपने, और वो सारी उन्हीं के अनुरूप है। तो अभी जहां जहां भी हम पेड़ लगवा रहे हैं और जहां पे भी जंगल या पहाड़ों पे पेड़ लगवाएंगे इस साल और अगली साल उनके सर्वाइवल के बाद में, वहां के लोकल लोगों में एक ही मैसेज देना है हमें कि उनका जब भी जिस दिन जन्मदिन है तो उस जन्मदिन के समय पे वो अपने नक्षत्र से जुड़ा हुआ एक पेड़ लगाएंगे। लेकिन शर्त यही है कि उस पेड़ की इतनी देखभाल करेंगे कि वो पेड़ मरे नहीं, क्योंकि अगर उस पेड़ को कष्ट पहुंचेगा तो आपको भी कष्ट मिलेगा। अगर वो पेड़ अच्छे से जिया तो आपके आने वाले बहुत सारे कष्टों को वो कम कर देगा। लेकिन कब? जब आप प्रकृति के अनुरूप जिएंगे। ऐसा ना सोचे कि आप एक मुर्गा रोज मारेंगे और एक पेड़ लगा देंगे तो आपको उसका फल मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा। जी भैया। जी। ठीक है, तो फिर कल के लिए एक घोषणा है। कल जितने भी साथी लोग पेड़ लगाने की मुहिम से जुड़े हुए हैं उनसे एक बार समय तय करके, और कल घोषणा कर दी जाएगी। कल के लिए मुख्य ग्रुप में एक सेशन रखेंगे पेड़ों के ऊपर कि पेड़ कैसे लगाना है। जैसे एक भ्रांति आई ना कि रेंजर साहब ने बोला कि जब हम सीड बॉल से पेड़ लगाते हैं तो पेड़ उगते नहीं है, तो ये भ्रांति है। जबकि हमारा 4-5 साल का जो अनुसंधान है वो कह रहा है कि बहुत अच्छे से उगते हैं। आपको बीजों का चयन करना है और जो भी उसके बारे में जानकारी चाहिए होगी उसको हम आप तक रखेंगे। आप जुड़िए उस सेशन में, आप सभी का आमंत्रण है। और अगर कोई भी रिसर्च एविडेंस के स्तर पे अपनी रिसर्च को शेयर करना चाहता है तो उसका भी स्वागत रहेगा। सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत साधुवाद कि आप सभी ने समय दिया। भैया सेशन बंद करें। जी भैया धन्यवाद। जी। वंदे पंचतम, वंदे पंचतत्व और वंदे गुरुदेव। प्रणाम भैया सभी को। वंदे मातरम। सभी को प्रणाम सभी को। सभी को प्रणाम। जय हिंद भैया। जय हिंद। जय हिंद। हरे कृष्ण। जय हिंद। हरे कृष्ण भैया। प्रणाम भैया। प्रणाम दीदी।